तो हम जी जैसे आप पाकिस्तान आएँगे तब उस टाइम से इस चीज़ का हम मालूम शुरू करेंगे। जैसे आप आएँगे हुँ, हुँ, अच्छा। हुँ, 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 अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है आप सबको मेरी आज? जी आ रही है। आप लोगों को चीज़ें समझ आ रही हैं? पाँच मिनट तक वेट करते हैं ताकि सारे आ जाएं, फिर क्लास स्टार्ट करेंगे 8:05 पे। अच्छा अमानुल्लाह साहब, आपने लास्ट 2 सेशन ज्वाइन किए, आपका लॉगिन बना हुआ है यूके कैट कॉलेज के ऊपर? पोर्टल के ऊपर रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं, आपको सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स उधर से मिल जाएंगे। अभी तक जितने भी लेक्चर्स हुए हैं वहां पर वो रिकॉर्डेड अपलोड हुए हैं। आपको आवाज़ आ रही है मेरी?
अब आ रही है मेरी आवाज़ आपको? चलें ठीक है, बस 1 मिनट और वेट करते हैं ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स आ जाएं, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को चीज़ें समझ आ रही हैं सारी? चलें, ये तो बहुत अच्छी बात है। हम एक दिन सेशन रखेंगे जिसमें सिर्फ हमारे जो है ना क्वेश्चन आंसर्स होंगे, जितने भी रिलेटेड जो चीज़ें हो चुकी हैं उनके ऊपर क्वेश्चन आंसर्स करेंगे हम, ताकि मज़ीद अगर किसी का कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो वो क्लियर हो जाए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं अमानुल्लाह बात कर रहा हूँ। बेसिकली मैंने आज ही ज्वाइन किया है, मैंने रजिस्ट्रेशन भी आज ही की है, तो मेरा ये फर्स्ट लेक्चर है, तो मेरा कोई पोर्टल पर कोई अकाउंट वगैरह नहीं बना हुआ, तो मैं कहाँ से जो पिछले हमारे 2 लेक्चर्स जो मेरे से मिस हो गए मैं वो जी, अपने देख सकता हूँ? अच्छा, आपके पास माजिद साहब का कांटेक्ट है? नो सर, नहीं है। अच्छा, आप अपना नंबर जो है ना इधर शेयर कर दें, जी हाँ सर। मैं माजिद साहब को फॉरवर्ड कर देता हूँ, वो आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। आपका पोर्टल पे सारा लॉगिन वगैरह बना कर वो आपको गाइड कर देंगे कि आपने लेक्चर्स पिछले जो हो गए हैं वो किस तरह देखने हैं। ठीक हो गया सर, आप मुझे अपना नंबर इधर जो है ना शेयर कर दें। मैं अभी करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर लेक्चर नंबर 2 अपलोड नहीं हुआ? 2 अपलोड नहीं हुआ? नो सर। अच्छा, चलें वो देख लेते हैं। असल में माजिद साहब ऑफ पे थे, तो रिकॉर्डेड हैं वो सारा लेक्चर, जी सर। तो मैं उनसे कह देता हूँ, वो देख लेते हैं, अपलोड कर देते हैं उसको। ठीक है सर, मैं थैंक यू। ये नंबर शेयर कर दूँ भाई का, तो उसके बाद फिर हम स्टार्ट करते हैं। चले, मैंने आपका नंबर शेयर कर दिया उनको, बाकी लेक्चर के बाद मैं डिटेल उनसे डिस्कस कर लूँगा, वो आपका पोर्टल बना देंगे मानुला। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक हो गया, लेक्चर स्टार्ट करें अब, पहले ही 2 मिनट लेट हो गए हैं हम। यस सर। चलें, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। आपको मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है? नहीं सर, अभी नहीं हो रही। सर आ अच्छा, रही है। जी मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है, अभी आपको नज़र आ जाएगी। अच्छा, ठीक हो गया, सबको मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है? यस सर, आ रही है। अच्छा, चलें, ठीक हो गया। तो आज का जो बेसिक टॉपिक है उसमें हम जो चीज़ें डिस्कस करेंगे, बेसिक जो चीज़ें हैं, इंट्रोडक्शन टू सेलर सेंट्रल है, ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आज मज़ीद डिटेल इसको जो है इसके टैब्स वगैरह चीज़ों को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हाउ टू क्रिएट अमेज़न लिस्टिंग्स इन सिंगल लिस्टिंग और वेरिएशन लिस्टिंग्स, इनको कैसे क्रिएट किया जाता है, और मी टू लिस्टिंग क्या होती है उसको कैसे क्रिएट करते हैं, और अपने प्रोडक्ट्स को बल्क अपलोड कैसे करते हैं, यानी कि लिस्टिंग आप फाइल के थ्रू किस तरह करेंगे, इन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज़ है इंट्रोडक्शन टू सेलर सेंट्रल। सेलर सेंट्रल मैंने ऑलरेडी आपको सारा डिटेल में पहले भी बताया कि सेलर सेंट्रल आपका मेन होम पेज होता है जब भी आप अकाउंट लॉगिन करते हैं। ये आपका सेलर सेंट्रल है। आपको मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है सबको? यस सर, आ काइंड रही है। अच्छा, चलें ठीक है।
इसमें हमारे पास बेसिक ये टैब्स होते हैं, ये हम अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं। हमने अपनी किन चीज़ों को प्रायोरिटी वाइज किस तरह सामने सेट करना है, हमें अलर्ट्स किस तरह मिलते रहें, जो जो चीज़ें हम सेट करना चाहते हैं वो सारी ये मेन होम पेज पर आ जाती हैं। उसके बाद हमारे पास कुछ टैब्स होते हैं इधर। सबसे पहला कैटलॉग होता है, इसमें हम अपने प्रोडक्ट्स को मैनेज करते हैं। इसमें हमारे पास प्रोडक्ट्स ऐड करने का ऑप्शन होता है, और जो प्रोडक्ट्स हमने छोड़ दिए होते हैं हाफ सर आपकी कंप्लीट आवाज़ होके। बहुत स्लो आ रही है। अच्छा, अब आ रही है आपको मेरी आवाज़? जी सर अब आ रही अच्छा चलें ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये सबसे पहला टैब है कैटलॉग का। इसके अंदर हम अपने प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं, या जो हमने छोड़ दिए होते हैं ऐड करते हुए वो ड्राफ्ट में चले जाते हैं, यहाँ से हम अपने ड्राफ्ट्स कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ये इन्वेंट्री का टैब है, इसमें हम अपनी इन्वेंट्री को मैनेज कर सकते हैं, एफबीए की इन्वेंट्री को भी मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद लिस्टिंग क्वालिटी आ जाती है, ये एक अलग टॉपिक है, इसको हम मज़ीद आगे डिस्कस करेंगे जब इसका स्पेशल टॉपिक आएगा कि लिस्टिंग क्वालिटी क्या होती है और उसको कैसे ऑप्टिमाइज़ किया जाता है। उसके बाद ये सारे टैब्स हैं, पैन यूरोप, एफबीए, सेलर फुलफिल्ड प्रोडक्ट्स। उसके बाद इन्वेंट्री प्लानिंग, ऐड अ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट्स वाया अपलोड आपने कैसे ऐड करने हैं, आपने इन्वेंट्री की रिपोर्ट्स किस तरह लेनी है, ग्लोबली आपने किस तरह सेल करना है दूसरी कंट्रीज़ के अंदर। उसके बाद आपने एफबीए की शिपमेंट्स को कैसे मैनेज करना है, अपने अपने प्रोडक्ट्स की वीडियोस को कहाँ से कैसे अपलोड करना है, उनको मैनेज करना है, अपडेट करना है। उसके बाद प्रोडक्ट की डॉक्यूमेंटेशन हो गई, और पार्ट फाइंडर। ये सारी चीज़ें, इन सब को हम मज़ीद डिस्कस करेंगे इन डिटेल। अभी सिर्फ आपको मैं सेलर सेंट्रल का जो है वो एक इंट्रो दे रहा हूँ कि ये आपके मेन टैब्स होते हैं। उसके बाद प्राइसिंग आ जाती है, आप अपनी प्राइसिंग हेल्थ को कैसे कंट्रोल करेंगे। ऑटोमेट प्राइसिंग क्या चीज़ होती है, इसको भी डिस्कस करेंगे कि आप अपनी प्राइसिंग ऑटोमेटिकली सेट कर सकते हैं कंपेटिटर के लिए। जैसे ही वो प्राइस कम करेगा, आपकी एक रेशो के मुताबिक आपकी अपनी प्राइस भी उसकी प्राइस से थोड़ी सी कम हो जाएगी, जो आप रूल या पॉलिसी सेट करेंगे उसके ऊपर। और उस पर मल्टीपल पॉलिसीज़ आप लगा सकते हैं, वो इन डिटेल हम उसको फर्दर आगे डिस्कस करेंगे। फिर आपके पास ऑर्डर मैनेजमेंट आ जाती है सारी, कि आप अपने ऑर्डर्स मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद आपके एमसीएफ ऑर्डर्स होते हैं, ऑर्डर रिपोर्ट्स होती हैं। बेसिकली ये सारे टैब्स हैं जिनको हम मज़ीद डिस्कस करेंगे जैसे जैसे आगे टॉपिक्स हमारे बढ़ते जाएंगे। आपकी एडवर्टाइजिंग आ जाती है सारी, इसमें वाउचर डील्स, आपकी कैंपेन्स, ए प्लस कंटेंट मैंने काफ़ी डिटेल में उस दिन बताया था, आप सबको याद होगा। उसके बाद अगर आप ब्रांड रजिस्टर्ड हैं तो आपके पास स्टोर का ऑप्शन आता है कि आप अपना स्टोर कैसे मैनेज करते हैं। आपका एक अलग से स्टोर होता है, उसका एक अलग से यूआरएल होता है। उसके बाद ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं आपके पास। उसके बाद रिपोर्ट्स आ गई, इसमें सारी आप अपनी टैक्स की रिपोर्ट्स, पेमेंट्स की रिपोर्ट्स, अमेजोन की रिपोर्ट्स, हर चीज़ आप अपने इवन एक एक एसिन की रिपोर्ट निकाल सकते हैं कि वो किस तरह परफॉर्म कर रहा है, उसकी क्या सेलिंग हो रही है, कितनी ट्रैफिक उसके ऊपर आ रही है। एडवर्टाइजिंग की रिपोर्ट्स, ये कैंपेन के ही अंदर आपको ले जाएगा, कैंपेन मैनेजमेंट के अंदर, वहाँ से आपकी रिपोर्ट्स निकल आती हैं। और परफॉर्मेंस, इसको हमने बड़ा डिटेल में उस दिन डिस्कस किया था, अकाउंट हेल्थ को, फीडबैक को, ए टू सी क्लेम्स को, चार्ज बैक क्लेम्स, ये सारी चीज़ें हमने उस दिन बड़ी डिटेल में डिस्कस की थी। उसके बाद आपके जो सेलर सेंट्रल के नोटिफिकेशंस होते हैं अमेजोन की तरफ से, वो आपके परफॉर्मेंस नोटिफिकेशंस यहाँ पे आते हैं। फिर एक चीज़ होती है वॉइस ऑफ द कस्टमर्स, कि आपकी इन्वेंट्री परफॉर्म किस तरह कर रही है, कस्टमर्स की फीडबैक्स क्या हैं आपकी इन्वेंट्री के अगेंस्ट, उस चीज़ को कहा जाता है वॉइस ऑफ कस्टमर्स। उसके ऊपर आपकी रेटिंग्स आ रही होती हैं, कितनी आपकी पुअर रेटिंग्स हैं, कितनी आपकी गुड रेटिंग्स हैं, कितनी आपकी एक्सीलेंट रेटिंग्स हैं। और सबसे एंड पे आता है सेलर यूनिवर्सिटी। अमेजोन बेसिक सी चीज़ें आपको बताता है हर टैब के बारे में, एक बिगिनर गाइड आपको देता है कि सेलर यूनिवर्सिटी के थ्रू आप खुद जो है रीड कर सकते हैं, चीज़ों को सीख सकते हैं। लेकिन वो इन डेप्थ इतनी डिटेल नहीं होती, जस्ट बेसिक सी डिटेल्स होती हैं। उसके बाद ये सारी एप्लीकेशंस होती हैं, आप थर्ड पार्टी ऐप्स इसके अंदर इंटीग्रेट करवा सकते हैं अपनी। और B2B, बिजनेस टू बिजनेस, वही चीज़ जो उस दिन डिस्कस की थी हमने कि उसकी अपॉर्चुनिटीज़ क्या होती हैं प्रोडक्ट्स वगैरह की, वो अमेजोन आपको खुद बता देता है, थोड़ी बहुत चीज़ें रिकमेंड भी कर देता है। और ये ब्रांड्स, जो ब्रांड्स रजिस्टर्ड होते हैं उनके पास ये ऑप्शन आता है, ब्रांड एनालिटिक्स आती हैं, और मैनेज एक्सपेरिमेंट्स। ब्रांड एनालिटिक्स क्या होता है कि अमेजोन के ऊपर आप देख सकते हैं, मैं आपको यहाँ से दिखा भी देता हूँ। ब्रांड एनालिटिक्स एक एनालिसिस होता है पिछले गुजरे हुए कम से कम 7 दिनों का। अब आप इसकी रिपोर्टिंग वीकली भी कर सकते हैं, मंथली भी कर सकते हैं, और क्वार्टरली भी कर सकते हैं। डेली इतना इसका इफेक्टिव नहीं है,
हमेशा वीकली इसका देखें आप अपने किसी एक एसिन को सर्च कर सकते हैं या किसी एक प्रोडक्ट का कीवर्ड सर्च कर सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पर एक कीवर्ड लिखता हूँ फिटनेस, मैं इसको वीकली इसकी रिपोर्ट जो है वो सर्च करूँगा, मुझे ये बता देगा कि फिटनेस के ऊपर डिपार्टमेंट है यूके का और कीवर्ड है एक सर्च टर्म है फिटनेस ट्रैकर जिसकी सर्च फ्रीक्वेंसी है 1264 और इसका नंबर 1 क्लिक एसिन जो है वो ये है प्रोडक्ट का, और ये क्या है, ये फिटनेस ट्रैकर है। अब ये क्लिक शेयर इसका क्या है, ये 14.18% क्लिक शेयर कर रहा है और इस पे कन्वर्जन रेट क्या है, 21%, 21.43% कन्वर्जन इसका है। सेकंड नंबर पर उसका एसिन ये है, सेम उसी तरह उसकी वो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन बताएगा और उसका क्लिक शेयर बताएगा। सर्च फ्रीक्वेंसी जितनी आपकी कम होगी आपका प्रोडक्ट उतना अच्छा रैंक होगा, ये चीज़ हमेशा याद रखनी है। जितनी ज़्यादा सर्च फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी आपका प्रोडक्ट की रैंकिंग उतनी कम होती जाएगी। अब जो नंबर 1 पर ये एसिन है, सर्च टर्म है फिटनेस ट्रैकर, अगर मैं अपने कीवर्ड्स इस कीवर्ड को लिस्टिंग्स के अंदर, टाइटल के अंदर, डिस्क्रिप्शन के अंदर, A+ कंटेंट के अंदर, इवन के ऑल इमेज के ऑल टैग्स में इस कीवर्ड को यूज़ करूँगा तो मेरे पास क्लिक्स के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे, मेरा प्रोडक्ट की विजिबिलिटी के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे, मेरा प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा विजिबल होगा। सर्च जितना भी सर्च क्राइटेरिया ये इस एक कीवर्ड की वजह से, क्योंकि ये पिछले पास्ट एक वीक के एक्सपीरियंस के ऊपर बता रहा है अमेज़ॉन कि इसकी सर्च फ्रीक्वेंसी ये है। इसलिए हमेशा आपने जो सर्च टर्म सर्च करनी है, कोई भी कीवर्ड आपने लिस्टिंग करनी है, उसकी सर्च टर्म, उसके कीवर्ड्स आपने लगाने हैं, आपने उससे रिलेटेड कीवर्ड को यहाँ पे फाइंड करना है। उससे रिलेटेड कीवर्ड फाइंड करें, उसकी सर्च फ्रीक्वेंसी देखें, जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी हो वो वाला कीवर्ड आप यूज़ करें। जस्ट अ मिनट। अच्छा, ये चीज़ होती है ब्रांड एनालिटिक्स। जो रजिस्टर्ड ब्रांड्स होते हैं ये सिर्फ उनके पास ऑप्शन होता है, अगर आप रजिस्टर्ड ब्रांड नहीं है तो आपके पास ये ऑप्शन नहीं आएगा। दूसरी चीज़, आप सर्च टर्म्स कुछ यहाँ से लेते हैं, कुछ आप थर्ड पार्टी लेते हैं, जैसे कीपा है, उसके बाद हीलियम है, जंगल स्काउट है, आप उनकी बेस पर भी अपने कीवर्ड्स को सर्च कर सकते हैं। जैसे मैंने उस दिन बड़ी डिटेल में बताया था कि ये चीज़ें थर्ड पार्टी हैं, लेकिन ब्रांड एनालिटिक्स अमेज़ॉन का अपना टूल है, आप इसके थ्रू सर्च कर सकते हैं, लेकिन ये आपको मिनिमम 1 हफ्ते की पिछली रिपोर्ट बताएगा। ये सब एक एनालिसिस होता है पिछले पास्ट एक्सपीरियंस के ऊपर कि पिछले 1 हफ्ते के अंदर इस कीवर्ड के ऊपर क्या वर्क हुआ है, कितने % इस पे लोगों ने क्लिक किया है, कितने % इसकी कन्वर्जन हुई है और क्या इसकी सेल्स सर्च फ्रीक्वेंसी है। तो ये सारी बेसिक सी चीज़ है आपकी कीवर्ड की जो है एनालिसिस, आपने सारा इधर से करना है, ब्रांड एनालिटिक्स, जब तक कि आप ब्रांड रजिस्टर्ड हैं। अगर आप ब्रांड रजिस्टर्ड नहीं होंगे तो आपके पास ये वाला टैब नहीं आएगा। तो ये था बेसिक सा ओवरव्यू एक सेलर सेंट्रल के होम पेज का। इसके अंदर ये टैब्स हैं, इनको मज़ीद हम डिस्कस करेंगे आगे। यहाँ पर आपके जो है स्टोर आपका लिंक्स आ जाते हैं कि आपने किस किस कंट्री में अपने कौन कौन सा आपने रजिस्टर किया हुआ अकाउंट, ये आपके पास डिटेल्स आ जाती हैं। किसी पर भी क्लिक करेंगे तो आप उस कंट्री में चले जाएंगे, वहाँ पर आपके पास आ जाएगा। उसके बाद आपके पास ये मैसेजेस होते हैं, जो आपकी कस्टमर सर्विसेज के मैसेजेस होते हैं, वो सब इसके अंदर आते हैं। जो भी कस्टमर्स ने आपको मैसेज, अभी इस टाइम कोई भी मैसेज नहीं है, जैसे यहाँ पर ये जितने भी कस्टमर सर्विसेज के मैसेजेस हैं उनके रिप्लाईज यहाँ पर आएंगे, और हमेशा इसका एक टाइम होता है, 24 आवर्स का टाइम होता है, उसके अंदर अंदर आपने कस्टमर को रिप्लाई करना होता है। ये नहीं कि 24 आवर का टाइम है तो आपने लाजमी उसको 24 आवर्स के बाद ही रिप्लाई करना है। मैक्सिमम 24 आवर होता है, अगर वो टाइम गुजर जाएगा तो वो आपके अकाउंट पर बैड इफेक्ट करता है। उसके साथ एक टैग लग जाता है ओवर SLA, जिसका मतलब होता है कि आपकी अकाउंट की हेल्थ अफेक्ट होगी। अब आपने हमेशा 24 आवर से पहले पहले उसको रिजॉल्व करना है और उसके मैसेज का रिप्लाई करना है आपने, जो भी उसका प्रॉब्लम होगा। उसके बाद यहाँ पर आपके अकाउंट की सेटिंग्स होती हैं सारी, जहाँ से आप जिस तरह नोटिफिकेशंस वगैरह ऑन कर सकते हैं, अकाउंट की मेन आपने इन्फो देनी होती है, अकाउंट बैंक अकाउंट वगैरह डिटेल्स, आपकी लॉगिन सेटिंग होती है, यहाँ से आप यूज़र राइट परमिशंस सारे दे सकते हैं कि चाइल्ड एक्सेस आपने किसी को देनी है। उसके बाद आपकी शिपिंग सेटिंग इधर से आप सेट कर सकते हैं, शिपिंग टेम्पलेट्स वगैरह, इसको मज़ीद हम डिस्कस करेंगे आगे इन डिटेल। और उसके बाद आपकी यहाँ पॉलिसीज़ वगैरह होती हैं और FBA की यहाँ पर थोड़ी सी सेटिंग होती है, इसको मज़ीद हम डिस्कस करेंगे।
तो इतना समझ आ गया आप सबको, मेन जो ये चीज़ थी? यस सर। अच्छा चलें, ठीक हो गया। उसके बाद आ जाता है कि हाउ टू रजिस्टर। अब आपने अमेजोन पे रजिस्टर Hello. कैसे करना? Hi. हेलो हेलो। Ji Hamza, my name is Jibran. I'm from UK. I am one of the account manager. I have few questions, Hamza. यस यू कैन आस्क। Okay, the first question is आपने भी बताया conversion का, जी ठीक है? तो may I ask के conversion rate से क्या मुराद है? कन्वर्जन रेट से मुराद ये है कि आपकी वो लीड जनरेट करना, मींस कि आपका प्रोडक्ट सेल हुआ है, इन अदर वर्ड्स के उससे सेल जनरेट हुई है। Okay, right. And इसको कहते हैं yeah, obviously किसी भी business में सबसे जो मेन गोल उसका होता है सेल करना, चाहे हम कन्वर्जन होता है। एग्जैक्टली चाहे एज ए वर्चुअल असिस्टेंट काम करें या हम एज ए अकाउंट मैनेजर काम करें, तो हमारा तो ये होता है कि कन्वर्जन हमारी किस लेवल की हुई है। तो ये आपके ख्याल में बेस्ट कन्वर्जन के लिए बहुत आसान इंग्लिश में कौन सा फार्मूला है? आई नो यू हैव, लेकिन कुछ चीजें इतनी ड्राई थी जिसको मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, बेस्ट कन्वर्जन की जो है वो पॉलिसी यही है कि जैसे मैंने पहले भी यहाँ पे स्टूडेंट्स को बताया कि आप अपनी उनको कहते हैं ऑफसेट प्लेसमेंट एड्स, आप अपनी ऑफसेट प्लेसमेंट एड चलाएं, यानी कि अमेजोन से हटकर थर्ड पार्टी अपनी प्रमोशन करें। सोशल मीडिया हो गया आपका, गूगल एड्स हो गई आपकी, अमेजोन का अपना कैंपेन सिस्टम है, उसमें अपनी कैंपेन्स चलाएं, मैक्सिमाइज करें अपनी प्रोडक्ट की विजिबिलिटी को, आपका प्रोडक्ट नज़र आना चाहिए। प्लस हमेशा मेरी बात ये होती है कि अपने कंपेटिटर की प्राइजेस को सबसे ज़्यादा आपने फॉलो करना है। एक चीज़ अगर आपका कंपेटिटर 5 रुपए की बेच रहा है और आप उसको 10 रुपए की बेचते रहेंगे तो आपके क्लिक्स भी ज़ाया होंगे, आपके पैसे भी ज़ाया होंगे और कस्टमर कभी भी उसको खरीदेगा नहीं, क्योंकि अमेजोन का सिस्टम हमेशा ऐसा है कि वो कभी भी सिंगल आपका प्रोडक्ट नहीं दिखाएगा। जब भी आप किसी भी प्रोडक्ट को सर्च करेंगे तो आपके साथ मजीद 4 प्रोडक्ट्स वो और दिखाएगा रिलेटेड, जो कि उसके सेलर्स उस प्रोडक्ट को बेच रहे होंगे। तो हमेशा कस्टमर के पास ऑप्शन होता है, वैरायटी ऑफ चॉइसेस होती हैं उसके पास कि वो क्या चीज़ बाय करे। इस चीज़ का मैंने हमेशा बताया कि आपने कोशिश करनी है कि आपने अपनी कंपेटिटर की प्राइस को बीट करना है, लेकिन उसके लिए भी एक बॉर्डर लाइन होती है। आपने हमेशा अपने एक्सपेंसेस, अपनी चीज़ों को कैलकुलेट कर आपका जो लीस्ट प्रॉफिट मार्जिन है उसके ऊपर अपने प्रोडक्ट को बेचना है। लेकिन आपका अल्टरनेट गोल जो होता है वो तो प्रॉफिटेबिलिटी है ना, सिर्फ सेल करना तो नहीं है। मैं आपको आपने अभी जो मुझे मेरे क्वेश्चन का आंसर दिया है वो ये है कि आप I just want to make it bit interactive. अगर if you don't mind, can I ask questions to your students? Do you think वो सुन रहे हैं मुझे? बाकी स्टूडेंट्स जितने भी हैं यहाँ पे सुन रहे हैं? Yes sir, we are getting you. Okay, right. My question was about conversion, क्योंकि जो भी हम सीखेंगे the whole idea is कि हमने किसी चीज को सेल कैसे करना है, right? और कोई बिजनेस कर लें आप दुनिया में या आप वर्चुअल असिस्टेंट बन जाएं, तो अल्टीमेट गोल यही होता है कि हमने इसको एट द एंड ऑफ द डे इसको हमने इसकी कन्वर्जन इंप्रूव करनी है। कन्वर्जन मींस कि जैसे हमजा सर ने बताया कि इसको हमने सेल करना है। मेरा एक्चुअली एक दो चीजें हैं जो मैं चाह रहा था कि हम सब उस पर क्लियर हो जाएं कि कन्वर्जन रेट बढ़ाने के लिए एक तो जैसे सर हमजा ने बताया आपको कि सोशल मीडिया पे आप जा सकते हैं या आप उसको गूगल एडवर्ड्स के थ्रू भी कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं पेड। सर हमजा आप यू नो मोर, सो यू टेल मी इफ आई एम समथिंग गिविंग रॉन्ग इंफॉर्मेशन। सो दिस इज ऑल अबाउट we spoke here about paid स्पॉन्सर, इनको कहते हैं स्पॉन्सर एड्स या पीपीसी हम इसको कहते हैं बेसिकली ना, कि हम इस पे पेमेंट करेंगे। जाहिर है सोशल मीडिया पे अगर हम मार्केटिंग चलाएंगे तो वो अगर तो आप फ्री वाली सोशल मीडिया करेंगे तो वो तो इतनी फ्रूटफुल नहीं होती, इफेक्टिव नहीं होती। और अगर आप उसको जो टर्म मैं आपको चाहता हूँ कि आप बहुत अच्छी तरह अंडरस्टैंड करें सबके सब स्टूडेंट्स, एंड दैट इज ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। ठीक है, एक चीज जब आप लाइफ के नॉर्मल लाइफ में आते हैं तो आप देखते होंगे, आपने ये वर्ड सुना होगा कि हमने ऑर्गेनिक फूड खाना है या हमने इनऑर्गेनिक प्रोसेस्ड फूड खाना है। और इसके एग्जांपल फॉर एग्जांपल एक फील्ड में से जो चीज खुद ब खुद ग्रो होती है उसको कहते हैं ये ऑर्गेनिक फूड है एंड दिस इज मोर इफेक्टिव। और अगर कोई चीज को हम प्रोसेस करते हैं
तो वो इनऑर्गेनिक तरीके से उसमें हम केमिकल्स डालते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं और सब कहते हैं कि यार ये दिस फूड इज नॉट राइट फॉर यू। इसी तरह बिजनेस में कम कॉस्ट खर्च करके ज्यादा प्रॉफिट कमाना ये ऑर्गेनिक तरीका है। अगर हम पीपीसी पे फोकस रहेंगे तो इट मीन्स के हमें पे करना पड़ेगा, हमें गूगल एडवर्ड को भी पे करना पड़ेगा, हमें फेसबुक को भी पे करना पड़ेगा, हमें अमेजोन को भी पे करना पड़ेगा पीपीसी हमें पर क्लिक हमें पे करना पड़ेगा, जितना कस्टमर उसे क्लिक करेगा हर क्लिक का हमें पे करना है। ठीक है, तो इट मींस कि आपकी जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कम हो जाएगा ना। बेसिकली आपने एक चीज लेट्स से कि 10 पाउंड की सेल की है और आपने उस पे 2 पाउंड इसकी पे पीपीसी पे लगा दी, यानी कि पे पर क्लिक पे लगा दिए हैं, तो आपका वो 2 पाउंड आपके प्रॉफिट से निकल जाएगा। तो इसलिए जो अच्छा जो सेलर होता है उसकी कोशिश होती है कि उस कम से कम एक्सपेंस से हम करें। तो उसके लिए फिर हमें क्या सीखना पड़ता है, ऑर्गेनिक वे टू ब्रिंग योर प्रोडक्ट्स ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट। तो इसका मतलब कहने का ये है कि हमें अपनी प्रोडक्ट्स को ऑर्गेनिकली ऊपर लेकर आना है। फिर जब ऑर्गेनिकली अभी इन्होंने फ्लिक किया, हमजा सर को मैं सुन रहा था कि कैसे आप उनको ऑर्गेनिक भी लेके आ सकते हैं, लेकिन आपके जहन में ये आना चाहिए आपका एम्प्लॉयर भी तभी खुश होगा, आप भी उसी वक्त होंगे यार मेरी कॉस्ट ऑफ सेल इसको कहते हैं बेसिकली। अगर आप कभी कोई अगर एमबीए वगैरह आपने से कर रहे हैं तो वो समझते हैं कि कॉस्ट ऑफ सेल्स कम से कम होनी चाहिए ताकि आपका मार्जिन बढ़ सके। सो बेसिकली दिस कॉस्ट ऑफ सेल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रॉफिट। सो कॉस्ट ऑफ सेल कम मीन मोर प्रॉफिट, कॉस्ट ऑफ सेल मोर मीन लेस प्रॉफिट। तो आप लोगों ने जो सीखना है ये दोनों चीजें सीखनी है, क्योंकि आप ये नहीं कह सकते कि हम वो कर लेंगे तो ये नहीं करेंगे। If you are going to do even organic sale, which means without spending any money, तो उसके लिए आपको बहुत हाईली स्किलफुल होना पड़ेगा। लेकिन अगर हाईली स्किलफुल हो भी जाएं तो आपको कभी ना कभी पीपीसी यूज करना ही पड़ता है, क्योंकि ज्यादातर जितने भी मार्केट प्लेसेस हैं ये आपको इनकरेज करते हैं कि आप थोड़ा सा पीपीसी करें, फिर अपनी इंडेक्सिंग ठीक करें और फिर आप ऊपर आ जाए। ये मोटा सा मैं आपको उसूल बता रहा हूँ। तो इसमें आप जो सारा आपने कोर्स करना है, मैं कोशिश किया करूंगा कि आपके लेक्चर में आऊं एंड मी एंड हमजा बोथ करें, क्योंकि मेरे पास तकरीबन 22 इयर्स का एक्सपीरियंस है इसका अमेजोन का, जो कि मैं यूके में कर रहा हूँ। तो आई रन, मैंने अपने एक्सपीरियंस में मैं आपको सिर्फ हैंड्स ऑन ट्रेनिंग दे सकता हूँ, उतनी थ्योरी में तो नहीं जाऊंगा जो सर हमजा जाएंगे, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि इसमें मोटे मोटे टिप्स क्या होते हैं सेल करने के। तो आपने जेल में ये चीज रखनी है कि यार सेल करने के दो तरीके हैं, एक ऑर्गेनिकली एक इनऑर्गेनिकली, और ये दोनों ही आपको बहुत अच्छी तरह आने चाहिए। तो लेकिन आइंदा के लेक्चर्स में आप इसमें मोर लर्न करेंगे। तो कितने लोग हैं जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के कांसेप्ट को समझ गए हैं? कैन यू रेज योर हैंड्स? यस सर, वेरी गुड, थैंक यू। या सो आप ये समझ लें, फिर आपको समझ आ जाएगी कि हमने आगे चल। जी हमजा आप कुछ एग्जैक्टली फर्दर जब ये कैंपेन का एक टॉपिक आएगा ना, उसमें सिर्फ हमने कैंपेन्स को डिस्कस करना है, एडवर्टाइजमेंट कैंपेन, उसमें ये फिर इन डेप्थ इन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। ए कॉस्ट हो गया, एड कॉस्ट हो गया, आरओआई रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, और सीटीआर वगैरह, इन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे हम। तो ये ज्यादा मजीद इनका जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। हाँ, लेकिन माई एक्चुअली इस सारे बात का मकसद ये था कि वो तो एक तरीका है ना सेल करने का पीपीसी, लेकिन यू नो पीपीसी इज आल्सो वेरी डिफिकल्ट। मेरा मतलब था कि इनको आइडिया होना चाहिए कि देयर आर टू ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, दैट वाज माय मेन आइडिया। एग्जैक्टली। और कभी-कभी अगर आप ठीक लगे आपको तो जो मेरे मैं एज ए सेट के मेरे पास हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है, नॉट ओनली अमेज़न को रन करने का, बिजनेस की जो एक एथिक्स होते हैं कि सिर्फ अमेज़न के आने से बिजनेस नहीं चलता। मुझे नहीं पता कि आपके लोग ये ज्यादातर वर्चुअल असिस्टेंट बनना चाहते हैं और कि अपना कोई बिजनेस रन करना चाहते हैं। इफ आई वांट टू हैव अकाउंट, हाउ मेनी पीपल वांट टू रन देयर ओन अमेज़न? कितने लोग हैं जो अमेज़न चलाना चाहते हैं, आप खुद उसका मैनेजर बनना चाहते हैं? ओके, 1 2 3 4, राइट, ओके, या दैट्स फाइन। सो बेसिकली अगर आपने एक तो होता है ना वर्चुअल असिस्टेंट, उसमें आपका रिस्क कम होता है कि आप ज्यादा से ज्यादा आप लूज करते हो अपनी जॉब। अगर आप अपना काम अच्छा नहीं कर सकते तो ज्यादा से ज्यादा अपनी जॉब लूज करते हो, यू डोंट लूज योर कैपिटल। लेकिन जब आप खुद अमेज़न को रन करते हो तो जाहिर है आपने एफबीए वगैरह करना है, आपने अपने प्रोडक्ट्स को आगे भेजना है, तो आपको और ज्यादा केयरफुल होना चाहिए। इसलिए मैं चाह रहा था कि एक आध लेक्चर आप बिजनेस स्ट्रेटेजी पे भी रख दिया करो, ताकि मैं खुद आके इनको लेक्चर दे दिया करूं
कि बिजनेस चलें। करने के लिए आपके पैरामीटर्स क्या होने चाहिए, आपको किन लाइंस पे जाना चाहिए सक्सेस लेने के लिए। एग्जैक्टली जो एग्जैक्टली वो जो चलें, मेरा ये डिसाइड करके डे ना, तो ये एक स्पेशल अलग से जो है एक टॉपिक रख जरूर लिया आप करेंगे। बस मुझे बता दिया करो। चलें, ये ठीक हो ठीक है। गया। ये एक टीचर ने अभी पूछा है, फातिमा नूर ने, कि इज मैक्स आवर इंस्ट्रक्टर एज वेल। एक्चुअली फातिमा, आपका इंस्ट्रक्टर जो है ना वो हमजा ही है। मैं एक्चुअली आप ये समझ लो कि इस पूरी सेटअप का डायरेक्टर हूँ और मैं यूके बेस्ड हूँ। तो मैं एज ए स्पीकर आया करूंगा इसमें कभी कभी, और जो बिजनेस के एथिक्स होते हैं या बिजनेस के जो आपको पैरामीटर्स होते हैं उनके बारे में हम बात किया करेंगे कि अमेज़न के साथ साथ भी आपको जिन चीजों की जरूरत है। सर लेकिन आपको टिप्स एंड ट्रिक्स जो हैं वो सारी इसकी वो आपको गाइड करते रहेंगे सर। यस, और लेकिन आपका मेन इंस्ट्रक्टर जो है ना वो हमजा साहब ही होंगे। ठीक है, जी आर यू ओके विद दिस? ओके गुड, ओके ठीक है हमजा, यू कैन That's great. ओके सर, थैंक यू। एंड प्लीज डू आस्क क्वेश्चंस। हम चाहते हैं कि ये एक इंटरैक्टिव किस्म का सेमिनार हो, लेकिन अगर आप सिर्फ इसको एज ए लेक्चर लेते रहेंगे तो आप बहुत कम इसमें ना आप इसमें लर्न करेंगे। तो आई रियली वांट कि आप इंटरैक्ट करें, हमें पार्टिसिपेट करें अपने अपने जो भी क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं। सम टाइम बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं क्लासेस में जो कि क्वेश्चन नहीं करना चाहते, वो डरते हैं या उनको थोड़ा फेयरफुल होते हैं क्वेश्चन करने में। फिर आप लिख लिया करें ये क्वेश्चंस, और बाद में जो कि आप चैट के थ्रू या जैसे भी आपको ठीक लगे आप पूछा करें। लेकिन प्लीज अगर आप रियली वांट टू लर्न, आप इसको इंटरैक्टिव अपने आप को बनाएं और क्वेश्चंस को आप लिखा करें, पूछा करें, ताकि हमें पता हो कि जो हम आपको बता रहे हैं आपको कितनी परसेंटेज समझ आ रही है। मैं खुद स्टूडेंट भी रहा हूँ और टीचर भी रहा हूँ, इसलिए आई नो कि ये इतना आसान काम नहीं होता इतनी ड्राई इंफॉर्मेशन या नई इंफॉर्मेशन को सीखना। तो हम कोशिश करेंगे कि आपके लेवल पे आके आपको एक्सप्लेन करें चीजों को, ताकि आप मैक्सिमम उससे बेनिफिट ले सकें। कैरी ऑन हमजा प्लीज। सर बेसिकली जो क्वेश्चंस होते हैं वो हमारे माइंड में तब आ रहे होते हैं जब हमें कोई चीज़ आती है। तो ये इट्स टोटली न्यू फॉर अस, सो डेफिनेटली इट विल टेक टाइम फॉर अस टू लर्न समथिंग न्यू, एंड क्वेश्चंस विल टेक टाइम एंड दैट दे मे कम इन आवर माइंड्स। नो आई एग्री। ये थोड़ा सा जब आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा तो यू विल लर्न ऑब्वियसली मोर एंड देन यू विल आस्क क्वेश्चन मोर। लेकिन हमजा लेट्स कीप आवर पेस लिटिल बिट स्लो, ताकि हमें आइडिया हो जाए। क्योंकि प्रॉब्लम ऑनलाइन में ये होता है कि वी आर नॉट सिटिंग इन वन क्लासरूम, यू नो, एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फिगर आउट कि आप किसको समझ आ रही है। तो जितने हैंड रेज होंगे उतना हमें ऐसा लगेगा कि आप लोगों को समझ आ रही है। एग्जैक्टली मैं बेसिकली साथ साथ जो भी टॉपिक कंप्लीट होता है फिर मैं साथ पूछता हूँ कि कितने लोग हैं जिनको समझ आया या कोई क्वेश्चन वगैरह है। हम एंड पर जो है क्वेश्चन आंसर का सेशन भी रखते होते हैं। टोटल ओवरव्यू जितने चीजें होती हैं उनके क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो अक्सर काफी लंबी हो जाता है वो वाला सेशन इसमें। तो Okay, that's should fine. we continue? Muniza Amir is asking a question, so you can start from there. For search frequency should be less. Is there any motto behind it? सर्च फ्रीक्वेंसी जो है बेसिकली जितना ज्यादा प्रोडक्ट सर्च होता जाएगा सर्च फ्रीक्वेंसी उसकी उतनी कम होती जाएगी। जितना प्रोडक्ट कम सर्च होगा उसकी सर्च फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी। और आप ये भी कह सकते हैं कि उसकी क्लिक के ऊपर डिपेंड करती है ये चीज कि वो कितना क्लिक होता जा रहा है। तो ये थोड़ा सा टेक्निकल है। जितनी सर्च फ्रीक्वेंसी कम होगी उतना आपका प्रोडक्ट रैंक्ड होगा, उतना आपका प्रोडक्ट सर्च हो रहा है, क्लिक हो रहा है आपका। तो ये चीज क्लियर हो गई है? सर इट मींस दैट वी हैव टू मिक्स थिंग्स यूनिक। नहीं, इसमें यूनिक तो नहीं होता, जस्ट आपने अपने प्रोडक्ट की विजिबिलिटी को बढ़ाना है, अपनी एक कंपेटिटिव ऑफर लेकर आनी है। एक आपकी ऑफर अच्छी हो, आपका लिस्टिंग पेज अच्छा हो कि कस्टमर किसी भी तरह आपके लिस्टिंग पेज पर आ रहा है तो वो वहां से वापस ना जाए। आप उसको इस तरह की ऑफर दें। ठीक हो गया? क्लियर हो गया? चलें आगे चलते हैं। अच्छा, अब अमेज़ॉन के ऊपर अभी तक हमने सारी चीज़ें देख ली। जो बेसिक सी चीज़ है वो हमने अभी डिस्कस अब करनी है कि आपने अमेज़ॉन पे रजिस्टर कैसे करना है, आपने अपना अकाउंट कैसे बनाना है। अमेज़ॉन हमेशा 2 प्लान्स देता है आपको, एक इंडिविजुअल प्लान देता है और एक प्रोफेशनल प्लान देता है। इंडिविजुअल प्लान में क्या होता है कि आपके पास चीज़ें थोड़ी सी लिमिटेड होती हैं, आप पर आइटम एक उसकी फीस देते हैं। इंडिविजुअल प्लान की कॉस्ट होती है $0.99 पर सेल। आप जो भी सेल करेंगे उसके ऊपर $0.99 जो है वो पे करेंगे।
और उसके अंदर लिमिटेड इन्वेंट्री होती है कि आप 40 आइटम्स जो हैं वो एक मंथ में सेल कर सकते हैं या लिस्ट कर सकते हैं। आपके पास एक्स्ट्रा ऑप्शंस नहीं होते, आप 40 से ज़्यादा आइटम लिस्ट नहीं कर सकते अपने अकाउंट पर। उसके बाद एडवांस सेलिंग टूल्स होते हैं जो वो आपके पास नहीं होते हैं ऑप्शन, लेकिन आप हमेशा ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपने क्या सेल करना है, क्या सेल नहीं करना। इंडिविजुअल प्लान में ये होता है, लिमिटेड होता है और आप पर आइटम उसकी फीस देते हैं। जबकि प्रोफेशनल प्लान में थोड़ी सी चीज़ें आपकी बढ़ जाती हैं। आप अनलिमिटेड आइटम्स अपनी इन्वेंट्री में लिस्ट कर सकते हैं। आप उसके बाद थर्ड पार्टी जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जो APIs होती हैं, उसके आप इंटीग्रेशन उसकी कर सकते हैं अपने अकाउंट के साथ। अमेज़न के ऊपर ही ऐप्स होती हैं जो AWS जिसको कहते हैं, अक्सर लोगों ने सुना होगा, अगर नहीं सुना तो अमेज़न वेब सर्विसेज कहते हैं। बेसिकली अमेज़न वेब सर्विसेज एक क्लाउड इंटीग्रेशन सर्विसेज हैं। डेवलपर्स होते हैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड, वो ऐप्स डेवलप करते हैं और अमेज़न उनको ओपनली अपने सिस्टम के अंदर इंटीग्रेट करने का ऑप्शन देता है। थर्ड पार्टी ऐप्स होती हैं जैसे ऑर्डर मैनेजमेंट के लिए, ऑर्डर प्रोसेसिंग के लिए, इवन के वेयर हाउस की सर्विसेज के लिए, आप वो सारी अपने अकाउंट के साथ इंटीग्रेट करवा सकते हैं। जस्ट 1 क्लिक आपके सारे आइटम्स, आपका सारा ऑपरेशन जो है वो मैनेज हो जाएगा। तो जैसे कि प्रोग्राम्स हैं अमेज़न के, हैंडमेड है, एक लॉन्च पैड है, अमेज़न की सर्विसेज हैं, उनके साथ आप सेल कर सकते हैं, अपनी इन्वेंट्री को लिंक कर सकते हैं थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर के साथ। लाइक जैसे हम यूज़ करते हैं अपने सिस्टम के अंदर, हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है लिनवर्क्स, वो सारी इन्वेंट्री को मैनेज करता है, स्टॉक को मैनेज करता है, हम वहाँ से ही ऑर्डर प्रोसेस करते हैं उस सॉफ्टवेयर के थ्रू, हमें अमेज़न पर आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो थर्ड पार्टी सर्विसेज को आप इंटीग्रेट करवा सकते हैं, जो कि बहुत बेनिफिशियल होता है प्रोफेशनल प्लान के अंदर। अब आपको चाहिए क्या क्या अपना अकाउंट बनाने के लिए, ये चीज़ हमेशा मैं कहता हूँ कि ये आपके अपने सेल्स गोल्स पर डिपेंड करता है कि आपके सेल गोल्स क्या हैं, आप कितना अर्न करना चाहते हैं और आप क्या किस तरह आप अर्न करना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके सेल्स गोल्स क्या हैं। उसकी बेस के ऊपर आपने स्टार्ट करना है। आपको अकाउंट बनाने के लिए चाहिए क्या क्या है अमेज़न पे। हेलो सर, ये मैं पूछना चाह रहा था कि ये थर्ड पार्टी जो है ये कॉन्ट्रैक्ट बेस सिस्टम में आ जाता है कि हमने इनको भी फिर पे एग्जैक्टली आपने इनको भी पे करना होता है। इनकी फीस होती है, एनुअल होती है, मंथली क्वार्टरली होती है और इनको आपने पे करना होता है। ये सर्विसेज पेड सर्विसेज होती हैं। जो फ्री सर्विसेज होती हैं वो फिर वही बात है कि लिमिटेड सी सर्विसेज होती हैं, आपने उनको पे करना होता है। ओके सर। जो पेड सर्विसेज होती हैं। लेट मी आंसर दिस क्वेश्चन। अभी आपने जो क्वेश्चन किया ना कि ये थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन का, एक्चुअली दिस इज क्वाइट गुड क्वेश्चन टू बी ऑनेस्ट। होता ये है कि जब आपका बिजनेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है ना, तो जब आपसे कंट्रोल नहीं होता, जैसे मैंने फिर से आपसे बात की थी कॉस्ट ऑफ सेल्स की, तो आपने एकदम नहीं कोई थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन करनी होती। जब आपके हाथों से चीजें निकलनी शुरू हो जाएं कि यार आज तो मेरे 10 ऑर्डर आए हैं, अब कल 50 आ गए हैं फॉर एग्जांपल, तो अब 50 ऑर्डर को हैंडल करने में और 10 ऑर्डर्स को हैंडल करने में इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट कि एक बंदा 50 ऑर्डर डिस्पैच करेगा। तो फिर उसके लिए ना आपको थर्ड पार्टी कोई ना कोई सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है जो आपके ऑर्डर को मैनेज कर सके। एक ये एग्जांपल है। दूसरी एग्जांपल ये है कि सम टाइम आप सिर्फ अमेज़न पे सेल नहीं करते, आप उसको ईबे पे भी सेल कर रहे हो, आप उसको वेबसाइट पे भी सेल कर रहे हो, तो आपको फिर वो सारे अलग-अलग हर एक चैनल पे जाके आपके ऑर्डर्स को आपको प्रिंट आउट करना पड़ता है। तो आप फिर कहते हो कि नहीं, मुझे कोई ऐसा सिस्टम चाहिए कि जो कि सारे ऑर्डर को एक जगह पे ले आए। यू गॉट माय पॉइंट? यस सर। इसलिए फिर वो थर्ड पार्टी, किसी भी थर्ड पार्टी चीज हो सकता है कल को आप माशाल्लाह इतने सक्सेसफुल हो जाएं कि आपको 1000 मैसेजेस आ रहे हैं जिसका आपने, तो आप तो 1000 मैसेजेस का जवाब नहीं दे सकते ना, तो आप कोई ऐसा थर्ड पार्टी सॉल्यूशन चाहिए जो 1000 मैसेजेस का आंसर कर सके। तो जब जैसे जैसे आपका काम बढ़ता जाएगा ना, आपको थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट करनी पड़ेगी। बिल्कुल इसी तरह जैसे जैसे जब आप एक बंदा एक शॉप शुरू करता है, फिर उसकी 2 शॉप्स हो जाती है, 3 शॉप्स हो जाती है, तो जरा एक बंदा तो सारा कुछ नहीं चला सकता ना, वो उसको फिर जैसे जैसे काम बढ़ता है वो इसी तरह अपनी मैन पावर भी इंक्रीज करता है। तो इसी तरह ये सॉफ्टवेयर भी अवेलेबल होते हैं जो कि वेब जो अमेज़न के सर्वर पे अवेलेबल हैं, जिनको आप इंटीग्रेट कर सकते हो ताकि आपके काम को बेहतर तरीके से हैंडल किया जा सके। सो दैट्स वेयर यू नीड। अभी आपको इस लेवल पे अभी आपको क्या सीखना है बेसिकली, इस लेवल पे आपने ये सीखना है
कि आपने एक अच्छी तरह अपने प्रोडक्ट को प्रेजेंट कैसे करना है अमेजोन पे कि वो ऑर्गेनिकली और इनऑर्गेनिकली आपके सर्च क्राइटेरिया पे पूरा उतर सके. सो दैट्स योर फोकस शुड बी फॉर फ्यू लेसन्स. यू गॉट माय पॉइंट? यस सर, थैंक यू। ओके हमजा, कैरी ऑन. ओके सर. अच्छा, उसके बाद आपने अकाउंट को क्रिएट करने के लिए जो अमेज़न की रिक्वायरमेंट होती है डॉक्यूमेंट्स की, अमेज़न हमेशा डॉक्यूमेंटेशन की बेस पर आपका अकाउंट क्रिएट करता है और उसके लिए आपको क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं. आपको एक बैंक अकाउंट नंबर चाहिए, उसके बाद एक आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए, जो वो जिसको वो चार्ज करते हैं टेम्परेरी कुछ उसको यानी कि फ़िल्टर करने के लिए कि वो फेक तो नहीं है, वो रिटर्न हो जाती है आपकी अमाउंट. उसके बाद गवर्नमेंट इशूड नेशनल आईडी कार्ड चाहिए होता है आपको. एक टैक्स इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है रजिस्टर्ड जो जिस कंपनी में आप होते हैं, ये प्रोफेशनल के लिए है. और उसके बाद आपको एक फ़ोन नंबर चाहिए सिंपल, जिस पर आपको वो कांटेक्ट कर सकें. अब उसके बाद अमेज़न की फ़ी स्ट्रक्चर क्या है कि अमेज़न के ऊपर आपको सेल करने की कॉस्ट क्या पड़ती है. अमेज़न के ऊपर हमेशा, जैसे मैंने उस दिन भी आपको बताया था, कि एक रेफरल फ़ी होती है और एक आपकी अब जो है कह लें कि जो एक आपको शिपिंग की फ़ी पड़ती है. ये 2 फ़ीस होती हैं इसके अंदर. अब प्रोफेशनल प्लान के अंदर फ्लैट फ़ी है जो सिंपल 39.99 आपने पर मंथ पे करनी है और उसके बाद आपने आइटम पे कोई फ़ी नहीं पे करनी. जो है उसकी जो प्रॉफिट है अमेज़न ने वो आपसे लेना है पर आइटम के ऊपर, लेकिन जो उसकी सेलिंग प्लान की फ़ी है वो 39.99 पर मंथ आपने पे करनी है. जबकि इंडिविजुअल प्लान के अंदर जैसे अभी डिस्कस किया था कि 0.99 ईच आइटम सोल्ड, आपने 0.99 पे करना है जो भी आइटम सेल होगा. ये इसकी सब्सक्रिप्शन फ़ी का स्ट्रक्चर है सारा. उसके बाद उसके बाद शिपिंग फ़ी आ जाती है. शिपिंग फ़ी का मैंने जैसे आपको बताया था कि सर शिपिंग जो फ़ी आप सब्सक्रिप्शन वाला था जिसमें $39 जो ये हम पे करने होते हैं वो बेसिकली बिजनेस प्लान के लिए होता है. एग्जैक्टली वो प्रोफेशनल प्लान के लिए होता है. जब आपने प्रोफेशनल प्लान करना है, आपने 40 आइटम से ज़्यादा अपनी इन्वेंट्री लिस्ट करनी है, आपने थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन ऐप्स की करनी है, यानी कि आप समझ लें कि आपने बड़े लेवल पर काम करना है. अच्छा सर, जब हम इसको 39 पॉइंट समथिंग ये 39.99 जब हम इसको पे करते हैं तो जो हम थर्ड पार्टी लाइक हम एप्स यूज़ करते हैं तो हम उन एप्स को इसे 39 से अलग से पे करते हैं या वो इसी में से ही होता है? नहीं, वो आप अलग से पे करते हैं. उनका अलग क्राइटेरिया होता है, उसकी टर्म्स एंड कंडीशन अलग होती हैं कि वो आपसे मंथली चार्ज करेंगे, क्वार्टरली चार्ज करेंगे या एनुअली चार्ज करेंगे. राइट सर. और ये जो 39.99 है ये जस्ट हमने अमेजोन को पे करने होते हैं? एग्जैक्टली ये आप अमेज़न ने आपसे चार्ज कर लेने हैं ये. सर एक्सक्यूज़ मी, आपने अभी बताया कि हम मतलब 39.99 पर मंथ हम उनको पे करते हैं और जी. उसके अलावा वो प्रॉफिट में से हमारा जो है ना चार्ज करते हैं, ऐसे ही है ना? पर आइटम जो होती है पर उसके आइटम, ऊपर उसको यस, उस फीस को कहते हैं रेफरल फी. रेफरल फी. अच्छा सर, अब दूसरा मेरा क्वेश्चन असल में ये है कि इंडिविजुअल सेलिंग प्लान में हम 0.99 उनको पर आइटम मतलब पे करते हैं, तो उसके एग्जैक्टली बाद भी वो प्रॉफिट में से कुछ चार्ज करते हैं कि? नहीं, वो आपकी यही चीज़ होती है, वो 0.99 ही होता है. जो आइटम आप एक आइटम सेल कर रहे हैं उसके ऊपर उन्होंने 0.99 आपसे चार्ज कर लेना, जो भी आप ओके, एक आइटम सेल करेंगे. अब आप जितने भी आइटम 1000 आइटम सेल करते हैं तो वो आप मल्टीप्लाई कर लें उसको 0.99 को, वो आपने इस तरह उनको पे करना है. उसका फी स्ट्रक्चर इस तरह है. ठीक हो गया. ओके दूसरा ये कैटेगरी टू कैटेगरी वेरिएबल होती है ये फीस, के डिपेंड करता है. रेफरल फी जो होती है वो कैटेगरी वाइज चार्ज करते हैं कि आप किस कैटेगरी के अंदर जो है वो अपनी प्रोडक्ट की लिस्टिंग कर रहे हैं. ठीक हो गया, ये चीज़ क्लियर है. यस सर. अच्छा, उसके बाद आ जाती है शिपिंग फ़ी. शिपिंग फ़ी का आपको बताया कि अगर आपने अपना ऑर्डर आपका एफबीए का है ऑर्डर तो उसकी शिपिंग फ़ी वगैरह की सारी सेट जो है चार्ज वो आपसे एफबीए अमेज़न चार्ज उधर से करता है, वेयर हाउस से जो आपकी प्रोडक्ट जाते हैं एफबीए की वहाँ से होती है. जबकि आपका मर्चेंट फुलफिल्ड होता है उसकी शिपिंग फ़ी आप यहाँ से अपने कैलकुलेट करके आप अपने. अब इसका एक थोड़ी सी क्लेवर गेम आप ये भी कर सकते हैं कि आप अपने प्रोडक्ट की जितनी भी फ़ीस है, जितनी भी सारा फ़ी स्ट्रक्चर है, वो अपने प्रोडक्ट की प्राइस में ऐड करके लगा दें और अपने प्रोडक्ट को शिपिंग फ्री कर दें. आप इस तरह भी कर सकते हैं, क्योंकि कस्टमर को अगर आप फ्री शिपिंग देंगे तो वो ज़्यादा आपके चांसेस हैं प्रोडक्ट के सेल होने के. Hamza, can I ask question to students here? यस यस यू कैन. Can you raise your hands and मुझे बताएंगे कि कितने लोग हैं जो समझते हैं कि Amazon पे सेल करने के कितने तरीके हैं?
आई मीन उनका क्राइटेरिया जो है, उनका जो प्लेटफॉर्म है, उनको हम कितने तरीकों से यूज कर सकते हैं। डू यू हैव एनीबॉडी हैव दिस? आप चाहे टाइप करके बता दें या आप वैसे ही बता दें। मोहम्मद उनीब। जी मोहम्मद, क्या कह रहे हैं आप, बताएं। सर मेरा ख्याल है कि दो होते हैं, मतलब कि जो अभी तक समझ आई है वो यही है कि एक प्रोफेशनल प्लान है और एक हमारा जो है वो नॉर्मल प्लान है, इंडिविजुअल प्लान है, ठीक है ना। अब ये दो प्लान्स के अंदर जो मुझे अभी तक समझ आई है वो यही आई है कि स्टार्टिंग में ऑफ कोर्स हम लोगों को मतलब कि जहाँ पे बिजनेस का या कैपिटल का इशू हो तो वहाँ पे हम स्टार्ट कर सकते हैं इंडिविजुअल प्लान से, देन उसके बाद फिर प्रोफेशनल पे जा सकते हैं। बट अमेजोन में हम लोग और भी चीजों को इंक्लूड कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि दो हैं मेन फैक्टर्स। जी सर। अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा इसको ब्रॉडर करने लगा हूँ इसको, ठीक है, ताकि आपको पूरा अमेजोन का स्ट्रक्चर समझ आ जाए। आप देखिए, बात आप जो कर रहे हैं ना वो ये है कि आप फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ और आपने अमेजोन के ऊपर सेल करना है, तो आप अपनी प्रोडक्ट्स को कहाँ पे स्टोर करेंगे? आपके क्वेश्चन से मैं ऑफ कोर्स जो वेयर हाउस है वो अमेरिका में भी है इनके और डिफरेंट दुनिया के कोने में भी हैं, जैसे अब पाकिस्तान में भी अब इन्होंने स्टार्ट कर रहे हैं। तो अब अगर मेरी प्रोडक्ट जो होगी वो अगर मैंने शिपिंग कॉस्ट को देखना है तो मैं बेहतर है कि अमेरिका में रखूं, ठीक है ना, अगर मेरी अमेरिका में सेल्स ज्यादा है, ठीक है ना। और अगर मेरी फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान में सेल्स हैं तो फिर पाकिस्तान में वेयर हाउस में रखूं मैं चीजों को। मेरा तो यही ख्याल है। अभी अभी हाँ ठीक है साद, आपकी अंडरस्टैंडिंग माशाल्लाह ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा इसको ना आई एम गोइंग टू जस्ट कंप्राइज योर इंफॉर्मेशन। पहली बात तो ये है कि आप जो बात, आपके पास दो तरीके हैं सेल करने के, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपके कस्टमर को आपकी प्रोडक्ट चाहिए। अब वो कैसे जा सकती है, या तो आपके पास अपना वेयर हाउस हो, ठीक है, और आप उसको डायरेक्ट अपने कस्टमर को भेज दें आपके वेयर हाउस से। दूसरा तरीका ये है कि आप पहले प्रोडक्ट्स भेजें अमेजोन पे और वो फिर अमेजोन वाले ऑर्डर आप ही लेंगे, आपके ही चैनल से, आपकी ही एफर्ट से ऑर्डर आएगा, लेकिन वो जाएगा अमेजोन के वेयर हाउस से, जिसे हम एफबीए भी कहते हैं, जिसको हम एफबीए कहते हैं। ओके, सो अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरा जो क्वेश्चन बेसिकली ये था कि आपको ये समझना है कि अमेजोन पे वैसे तो 3 तरीके हैं, लेकिन मैं आपको 2 बताऊंगा, तीसरा बहुत एडवांस लेवल पे जाके आपको समझ आएगी। एक तरीका ये है, बस आप सिंपल रखें, यस मनीजा आमिर इज एब्सोल्युटली राइट, एफबीए एंड एफबीएम, दैट वाज माय, ये आंसर मुझे चाहिए था आप लोगों से कि या तो आप फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट कर सकते हैं, मर्चेंट आप हो, जैसे कि हम यूके में बैठे हुए हैं तो हमारे यहाँ पे वेयर हाउसेज हैं, तो हम यहाँ से डायरेक्ट बेचते हैं, उसको कहते हैं फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। आप पाकिस्तान में बैठे हुए हो, आपको क्या करना है कि आपने प्रोडक्ट्स को पहले यूके, यूएसए, दुबई, सऊदीया, जहां भी इनके वेयर हाउसेज हैं, आप डिसाइड करोगे कि मैंने इनके कौन से वेयर हाउस में भेजना है, जिसका एक अपना प्रोसेस है। एकदम तो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, लेकिन आस्ता आस्ता मिल जाती है, और वो फिर आप जो है ना उसको आप एफबीए कहते हैं। सो दैट वाज माय मेन क्वेश्चन एक्चुअली, कि एफबीएम और एफबीए में दैट्स अ डिफरेंस। या थैंक यू मनीजा, योर आंसर वाज माय एक्चुअली क्वेश्चन। ओके, कैरी ऑन। ओके, उसके बाद एफबीए की फीस स्ट्रक्चर वगैरह वो सारा जो था, मैंने अभी आपको पहले भी बड़ा डिटेल में बताया था कि एफबीए आपको किस तरह चार्ज करता है। एफबीए पे जो आपका प्रोडक्ट फुलफिल होगा उसकी सारी, इन शॉर्ट, इन सिंपल वर्ड्स अगर कहें तो सारी सिरदर्दी अमेजोन की अपनी है। उसकी ऑर्डर मैनेजमेंट से लेके, ऑर्डर शिपिंग से लेकर, उसकी फीडबैक मैनेजमेंट, उसके रिटर्न्स, रिफंड्स तक अमेजोन ने खुद मैनेज करने हैं। जबकि प्राइवेट लेबल कह लें या एफपीएम कह लें, उसके अंदर आपने सारा कुछ मैनेज करना होता है, सारी कस्टमर सर्विसेज, हर चीज़ आपने मैनेज करनी है। तो ये बेसिकली सारा जो था इसका सेलिंग स्ट्रक्चर था। यू नो लाइक जितनी ये बातें मैं आपको अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि ये जितनी बातें सुनने में आपको आसान लग रही हैं, लेकिन करने में ये इतनी आसान होती नहीं है। सो दे आर क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल आपको पहले ये क्वेश्चन माइंड में आना चाहिए कि हम
लेट्स से कि आपके पास अपना वेयर हाउस है, ठीक है, तो आपको एफबीए करने की क्या जरूरत है कि जब आप एफबीएम कर सकते हैं, ठीक है। किसी के पास आंसर हो सकता है इस बात का, अगर आप लेट्स से कि आपके पास अपना वेयर हाउस है तो आप एफबीए क्यों करोगे जबकि आप एफबीएम कर सकते हो, या आप समझो कि एफबीएम ही करना चाहिए? तो इसका मुझे आंसर चाहिए, कोई दे सकता है आंसर? सर मैं देना चाहूँगा। जी जी बताएं। सर उसमें ये होता है ना कि हमें बताया था कि एफबीए जब करता है तो सारी जिम्मेदारी खुद अमेजोन ले रहा है उसकी, तो ये चीज़ हमें फ़ायदा देगी ओके, कि अगर ये नेगेटिव जी फीडबैक वगैरह अगर कोई आ जाता है किसी कस्टमर की तरफ से, तो वो तो अमेजोन चेक कर चुकी है हमारी तरफ से ओके है, तो वो हमें इसमें बड़ा एडवांटेज होगा इस चीज़ का। ओके, लेट्स से कि आप 100 सर चीज इसको नहीं, लेट्स से कि अगर आपने 100 चीजें भेजी हैं अमेजोन में, ठीक है, कोई फुटबॉल बेच रहे हो आप फॉर एग्जांपल, आपने 100 फुटबॉल बेच दिए अमेजोन के वेयर हाउस में, अब लेट्स से कि उन्होंने 80 सेल कर दिए, 20 नहीं सेल किए, तो फिर उसका फिर क्या होगा कि आपको लॉस भी हो सकता है, राइट। तो आपको पता होना चाहिए, इसको हम इंग्लिश में इसकी एक सेइंग है प्रोस एंड कॉन्स की। तो आप जो भी काम करेंगे आपको पता होना चाहिए कि इसका एडवांटेज क्या है और इसका डिसएडवांटेज क्या है। तो जब एफबीए में हम प्रोडक्ट बेचते हैं तो यहाँ तो हम बहुत लकी हैं कि हमारी 100 में से 100 ही बिक गई एंड वी आर ऑल क्लैपिंग वेरी गुड, वेल डन। लेकिन इफ अगर फर्ज करें आपकी कुछ चीजें नहीं सेल हुई, तो उसके फिर आपको आहिस्ता आहिस्ता आपको पता होना चाहिए कि आप क्या करना है। आपने आपके पास एक तरीका कार ये है कि आप उसकी प्राइस कम कर देंगे, प्रॉफिट आप लेट्स से कि 80 में से कमा चुके हो, या आप उसमें से क्या करोगे, उसको डिस्पोज करवा दोगे। लेकिन अगर आप कुछ भी नहीं करोगे और आप वेट करते रहोगे, यार सेल भी नहीं हो रहा और वेयर उसमें पड़ा रहा है, तो एट द एंड ऑफ द डे फिर क्या होगा कि आपको वो कॉस्ट पड़नी शुरू हो जाएंगी। एक महीने में कॉस्ट पड़ गई जो कि इन्वेंट्री की कॉस्ट है, वेयर और हाउस अगर आप चार्जेस होते हैं वो। वेयर हाउस चार्जेस आपको पड़ने शुरू हो जाएंगे। और अगर आप केयरफुल नहीं होंगे तो जितना आपने प्रॉफिट बनाया है उतना आपको उसमें से लॉस भी हो सकता है। आई एम नॉट स्केयरिंग यू, मैं आपको अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से ये बात बता रहा हूँ। सो आपको बहुत केयरफुली जाना है कि यार मेरी ये जो इन्वेंट्री मैंने भेजी है इसको मैंने हर सूरत में सेल करना है। अगर सेल नहीं करना तो आप उस लेवल पे आ गए कि इसको आप डिस्पोज करने की जरूरत है, तो फिर उसको डिस्पोज हम कर सकते हैं। आप उसे वापस भी मंगवा सकते हैं, तो रिप्लेनिश भी दैट करवा सकते हैं। दैट इज वेरी कॉस्टली। लेट्स से कि एग्जैक्टली अगर तो हम मैनचेस्टर में हैं फिर तो नहीं, लेकिन अगर ये पाकिस्तान में है तो फिर ये कैसे वापस हो पाएंगे, यू नो। लेकिन पाकिस्तान में होने के एडवांटेज भी बहुत हैं, वो मैं आगे जाके आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान में एफबीए करने के जो एडवांटेजेस हैं वो भी हम लेटर स्टेज पे। मनीषा ने लिखा है वी डू नॉट हैव वेयर हाउस एनीवेयर इन द वर्ल्ड सो वी कैन यूज एफबीए। कि अगर आपका अपना वेयर हाउस नहीं है तो आप एफबीए करोगे, बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप ये याद रखेंगे एफबीए करने के लिए आपको एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस का भी पता होना चाहिए। और आगे जाके हम आपको ये भी बताएंगे कि देयर आर मोर चीपर सॉल्यूशंस एज वेल। अगर आपका बिजनेस चल पड़ता है तो अमेजॉन की इस वक्त मोनोपोली है, रिमेंबर दैट। देयर आर थर्ड पार्टी पीपल जो कि आपके स्टॉक को अपने वेयर हाउस में रख के आपके लिए सेल भी कर सकते हैं, राइट। आप उनको आप लिस्टिंग कंट्रोल करोगे और उनकी कॉस्ट जो होती है इन्वेंट्री की वो अमेजोन से तकरीबन हाफ है। सर जब हम एफबीए के अंदर जब हमारी जो प्रोडक्ट्स होती हैं जब हम एफबीए को सेंड करते हैं तो उनकी जो शिपिंग चार्जेस होती हैं वो हमने पे करनी होती है या वो अमेजोन अपनी तरफ से करता है? नहीं, वो सारे चार्जेस आपके ऊपर ही आते हैं। सम टाइम वो ऑफर्स देते हैं, लाइक से एक महीने के लिए ऑफर है जी, हम आपसे प्रोडक्ट्स पिक करेंगे। जब अमेजोन को जरूरत होती है देन दे पुट ऑफर ऑन, लेकिन मोस्टली आपको खुद ही जो है ना आपको कॉस्ट आपको खुद ही कवर करनी होती है। जी हमजा कह रहे हैं। ओके। अच्छा, अब हमारी जो अगली चीज़ है कि आपने अपनी प्रोडक्ट की लिस्टिंग किस तरह करनी है, अमेजोन पर अपने प्रोडक्ट ऐड किस तरह करने हैं, ऐड करने के क्या क्या तरीके हैं। अमेजोन पर प्रोडक्ट ऐड करने के बेसिकली 3 तरीके होते हैं। या तो आप किसी के प्रोडक्ट को सेल सिमिलर कर सकते हैं, मी टू जिसको कहते हैं अमेजोन की टर्मिनोलॉजी में, मी टू सेल भी कह सकते हैं। उसके बाद आप सिंगल इंडिविजुअल अपने प्रोडक्ट को अपलोड भी कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं वहां से प्रोडक्ट पेज पे डिटेल देके। ये मैं भी आपको दिखाता हूँ प्रैक्टिकली भी। और एक आपके पास लास्ट ऑप्शन होता है कि आप एक एक्सेल की फाइल के थ्रू अपने प्रोडक्ट्स को अपलोड करवा सकते हैं, जिसको अमेजोन की टर्मिनोलॉजी में बल्क अपलोड कहते हैं। मेरी स्क्रीन आप सबको नजर आ रही है, शेयर हो रही है? अभी नहीं, आपकी अपनी पिक्चर आ रही है। मेरी स्क्रीन, जस्ट अ मिनट।
जी अब नजर आ रही है? अभी नहीं। नो। यू आर प्रेजेंटिंग योर स्क्रीन। अब मेरे ख्याल से स्टार्ट हो गई है, स्क्रीन आ गई होगी नजर आपको। जी ओके अच्छा इंक्री अब एग्जैक्टली अब प्रोडक्ट अपलोड करने के लिए आपके पास सबसे पहला ऑप्शन ये है कि ये कैटलॉग का ऑप्शन होता है। आप यहाँ से ऐड प्रोडक्ट करेंगे, ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं, या तो आप ऐसा प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं जो अमेज़न पर सेल नहीं हो रहा, आप इंडिविजुअली अपना प्रोडक्ट लिस्ट करना चाह रहे हैं, आपका अपना ब्रांड है, आपकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग है, आपके पास उसकी सारी डिटेल्स हैं, आप ऐड करना चाह रहे हैं उस प्रोडक्ट को, तो आप ये ऑप्शन चूज करेंगे आई एम एडिंग अ प्रोडक्ट नॉट सोल्ड ऑन अमेज़न, कि वो प्रोडक्ट ऑलरेडी अमेज़न पे नहीं सेल हो रहा। ऑलरेडी ऑब्वियसली वो सेल हो रहा होगा, कोई और सेलर उसको कर रहा होगा, लेकिन आप चाहते हैं कि आप उसकी लिस्टिंग आप खुद क्रिएट करें, तो आप ये वाला ऑप्शन चूज करेंगे। अब अगर आप चाहते हैं कि बल्क अपलोड करना है, आपने प्रोडक्ट एक फाइल के थ्रू करना है मल्टीपल प्रोडक्ट्स, ये ऑप्शन तब आप यूज करेंगे जब आप सिंगल सिंगल प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं। ये वाला ऑप्शन आई एम एडिंग अ प्रोडक्ट नॉट सोल्ड ऑन अमेज़न। अब आप चाहते हैं कि मेरी 500 आइटम्स की इन्वेंट्री है, मैं एक एक प्रोडक्ट करके लिस्ट करता रहूँगा, तो ये तो बहुत टाइम टेकिंग है और इसमें हैसल भी बहुत ज़्यादा है, एक एक प्रोडक्ट ऐड करो, वेट करो उसके अप्रूव होने का। आप ये वाला ऑप्शन चूज करेंगे आई एम अपलोडिंग अ फाइल टू ऐड मल्टीपल प्रोडक्ट्स। अब इस प्रोडक्ट के थ्रू अगर हम ऐड इस ऑप्शन के थ्रू अगर हम प्रोडक्ट ऐड करते हैं, तो मैं आपको डिटेल दिखाता हूँ कि कैसे आता है प्रोडक्ट आपके पास डिटेल पेज। सबसे पहले आपके पास आता है कि आपने कैटेगरी चूज करनी है, आपने किस कैटेगरी के अंदर अपना प्रोडक्ट सेल करना है। सपोज आपके पास कोई बॉक्सिंग का इक्विपमेंट है, किचन का इक्विपमेंट है, ऑटोमेटिव है, बेबी प्रोडक्ट्स हैं, ब्यूटी, ये आगे सब सब कैटेगरीज हो जाती हैं। मेन कैटेगरी ये है, उसके आगे एक्सपैंड होती जाती हैं सब कैटेगरी, और जितनी ज़्यादा आपकी सब कैटेगरी प्रिसाइज होगी उतना ज़्यादा अमेज़न के फिल्टर्स के ऊपर आपका प्रोडक्ट विजिबल होगा। कोई कस्टमर आता है वो फिल्टर लगा लेता है कि मुझे सिर्फ जो है वो सपोज एट्रीब्यूट्स होती हैं, अभी मैं आपको आगे दिखाता हूँ, किसी भी प्रोडक्ट की एट्रीब्यूट्स आपने चेंज कर उसमें आपने कर दिया कि ये प्रोडक्ट एडल्ट के लिए है, सपोज 16 टू 20 ईयर्स के लिए ये प्रोडक्ट रिकमेंडेड है। अब एक कस्टमर डिटेल पेज पे जाएगा, वो फिल्टर लगा लेगा 16 टू 20 ईयर्स का, जैसे ही वो फिल्टर लगाएगा आपका प्रोडक्ट उधर विजिबल हो जाएगा। अगर आपने ये एट्रीब्यूट नहीं दी होगी तो वो मे बी आपका प्रोडक्ट वहाँ पे ना दिखाए। तो जितना ज़्यादा प्रिसाइज आप कैटेगरीज के अंदर जाके अपना प्रोडक्ट लिस्ट करेंगे, आपके प्रोडक्ट की सर्च इंजन के अंदर आपके प्रोडक्ट विजिबल होने के उतने ज़्यादा चांसेस होते हैं। सपोज मेरे पास एक बॉक्सिंग ग्लव है, मैं उस बॉक्सिंग ग्लव को लिस्ट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे बॉक्सिंग ग्लव लिख के सर्च करूँगा, और अमेज़न की एक फ़ाइल होती है जो अमेज़न की सपोर्ट से मिल जाती है, जिसको हम अमेज़न नोड फाइल कहते हैं। उस नोड फाइल के अंदर बेसिकली जो भी कैटेगरीज हैं, फ्रंट एंड पर हमें इनके नाम नज़र आ रहे हैं, लेकिन बैक एंड पर अमेज़न को नहीं पता कि सीडीज और विनाइल क्या है, क्लॉथिंग क्या है, कंप्यूटर एसेसरीज क्या है। उसने हर कैटेगरी, इवन के सब कैटेगरी की एक आईडी बनाई हुई है, तो बैक एंड पर हमेशा वो आईडी चलती है। जब भी आप चूज करेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ इसकी आईडी भी आगे कैसे होती है। सपोज मैंने एक बॉक्सिंग ग्लव सर्च किया, मैंने एक बॉक्सिंग ग्लव को लिस्ट करना है, तो प्रोडक्ट टाइप मेरी बॉक्सिंग ग्लव है। अब उसकी जो कैटेगरी वो मुझे बता रहा है रिकमेंडेड, जहां पर वो मिल रहा है, मैचिंग कैटेगरी है। स्पोर्ट्स एंड आउटडोर में वो जा रहा है मेन कैटेगरी, उसके बाद फर्दर वो स्पोर्ट्स में जा रहा है, फिर वो बॉक्सिंग में जा रहा है, फिर फर्दर ग्लव्स में जा रहा है, फिर ट्रेनिंग ग्लव्स में जा रहा है। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मेरे पास ट्रेनिंग ग्लव्स हैं, मैं उनमें लिस्ट करना चाहता हूँ, या मेरे पास प्रोफेशनल फाइटिंग ग्लव्स हैं। अब मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मेरा मेरा प्रोडक्ट किस टाइप का है। मैं बेसिकली चाह रहा हूँ कि मैं ट्रेनिंग ग्लव्स में जा रहा हूँ, मैं इस कैटेगरी को सिलेक्ट कर लूँगा। मैं इसमें चला गया, सिलेक्ट कर लिया। अब अमेज़न की एक टेम्पलेट क्रिएट हो गई है मेरे प्रोडक्ट के लिए, जिसके अंदर मैं अपना प्रोडक्ट लिस्ट कर सकता हूँ। बेसिकली आपके पास हमेशा चार ऑप्शंस होंगे, ये होती है बेसिक सी डिटेल आपने देनी है। लेकिन अगर आप फर्दर आपके पास प्रॉपर एट्रीब्यूट्स है, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मैक्सिमाइज करें अपनी एट्रीब्यूट्स को, जितनी ज़्यादा आप डिटेल डालेंगे उतना ज़्यादा आपके प्रोडक्ट की रैंकिंग के चांसेस हैं, आपका प्रोडक्ट सर्च में उतना ज़्यादा जो है वो विजिबल होगा। आप यहाँ से मोर एट्रीब्यूट्स पे क्लिक करें, आपके पास मज़ीद टैब्स आ जाएंगे। सबसे पहला टैब आता है वाइटल इन्फो, कि आपके प्रोडक्ट की वाइटल इन्फो क्या है। तो सबसे पहली चीज़, क्या आपके प्रोडक्ट के वेरिएशंस हैं? अगर हैं तो आप यस पे क्लिक करेंगे। अगर आप सिंगल आपका, अब वेरिएशन क्या होता है? वेरिएशन ये नहीं होता कि मैंने कह लें कि एक घड़ी है सपोज मेरे पास और वो वेरिएशन में है।
घड़ी की वेरिएशन में मैं एक बॉक्सिंग ग्लव लगा दूं, ये वेरिएशन गलत होगा। उस घड़ी के मेरे पास कलर्स क्या क्या हैं, हमेशा ये वेरिएशन होता है। किसी भी प्रोडक्ट के अंदर उसके कलर्स, उसकी मजीद जो है आप कह लें कि आप उसको एक्सपैंड उस प्रोडक्ट को कर दें तो वो उसके साइजेस सर मीन्स सब कैटेगरीज उसी भी किसी भी प्रोडक्ट के सब कैटेगरीज नहीं, आप उसके अंदर ऑप्शंस ला सकते हैं। किसी भी प्रोडक्ट के अंदर साइज का ऑप्शन होता है। वेरिएशन के अंदर बहुत सारी वेरिएशन थीम्स होती हैं, डिफरेंट साइज कलर डिजाइन यही होगा एग्जैक्टली डिफरेंट टेम्पलेट्स होते हैं उसके अंदर। मैं अभी आपको प्रॉपर सारा जो है ना बताऊंगा कि आपको सारा दिखाता हूँ एक प्रोडक्ट लिस्ट करके एग्जैक्टली कि वो होता क्या है सारा। उसकी क्लोजर टाइप क्या है, उसकी प्रोडक्ट आईडी क्या है। अब प्रोडक्ट आईडी क्या होती है कि आपने यहाँ पर उसका एक EAN लगाना है। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन होता है, GTIN का ऑप्शन होता है, EAN का होता है, ISBN का होता है, GCC ID, ये सारे स्टैंडर्ड्स हैं। और ऑलरेडी अगर वो लिस्टेड है प्रोडक्ट अमेजोन के ऊपर जिसको आप मी टू सेल कर रहे हैं तो आप उसे एसिन के थ्रू भी कर सकते हैं, या इवन आप अपने प्रोडक्ट्स, दो प्रोडक्ट्स को मर्ज करना चाह रहे हैं तो आप उसे एसिन के थ्रू भी करवा सकते हैं। अब मर्ज के अंदर भी बहुत सारी टेक्निकलिटीज होती हैं कि ब्रांड सेम होना चाहिए अगर ब्रांड रजिस्टर्ड है। इन चीज़ों को फर्दर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे एक दिन जो है ना, एक लिस्टिंग को मर्ज करेंगे, उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या क्या उसमें जो है मसले और क्या क्या इश्यूज आते हैं उसके अंदर। हम हमेशा जो एक स्टैंडर्ड यूज करते हैं वो EAN करते हैं। EAN, अब EAN के लिए Amazon रिकमेंड करता है एक वेबसाइट जो कि है GS1। GS1 आपको जो है gs1.uk.org, ये आपको EANs प्रोवाइड करती है। आपको ये EANs बाय करने पड़ते हैं, इसके पैकेज होते हैं। यहाँ से मैं आपको EANs दिखा देता हूँ कि हम किस तरह यूज करते हैं EANs को और उसका सारा क्राइटेरिया क्या होता है। ये एक वेबसाइट है, यहाँ पर EAN के पैकेज होते हैं, वो हमने बाय करने होते हैं, तो वो हमें EAN कोड्स दे देते हैं। हम सिंपली वो EAN कोड लगाएंगे और वो अमेजोन जो है अमेजोन उसको ऑथराइज कंसीडर करता है। ये हमने फिलहाल 1000 का पैकेज लिया हुआ है। EAN इस तरह के होते हैं, ये EAN होता है, उसका बारकोड होता है, GTIN 14 होता है, ये हम क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से हम सिंपली एक EAN यूज करेंगे, उसके आगे उसकी डिटेल मेंशन करके सारी, और यहाँ पर आकर हम वो एक EAN लगा देंगे। उसके बाद यहाँ हमने उसका टाइटल लिखना है। टाइटल अमेजोन का रिकमेंडेड होता है 150 कैरेक्टर्स के अंदर आपने करना है। 150 कैरेक्टर्स से छोटा होगा तो वो आपकी लिस्टिंग को सप्रेस कर देगा। उसके बाद आपने इसका ब्रांड नेम चूज करना है। यहाँ पर अगर आप ब्रांड रजिस्टर्ड हैं तो आपने यहाँ अपना ब्रांड लगाना है। उसके बाद मैन्युफैक्चरर, ये सारी डिटेल्स, जितनी मैक्सिमम एट्रीब्यूट्स आप प्रोवाइड कर सकते हैं वो आप प्रोवाइड करें अमेजोन को। ये आपकी प्रोडक्ट की विजिबिलिटी के लिए उतना अच्छा है। उसके बाद वेरिएशन में अगर आ जाते हैं तो आपका वेरिएशन किस टाइप का है, साइज है, टेंशन सपोर्ट, स्टाइल नेम आप डिफरेंट नेम्स के साथ क्रिएट कर रहे हैं, आपकी टारगेटेड ऑडियंस क्या है, ऑप्शन टाइप क्या है, ये बहुत सारे इसके अंदर ऑप्शंस होते हैं। उसका वॉल्यूम, विड्थ, आइटम शेप, ये आप डिपेंड करता है कि आपका आइटम आप किस वेरिएशन के अंदर लिस्ट करना चाहते हैं। यहाँ से आप उसका वेरिएशन थीम कहते हैं बेसिकली उसको, वेरिएशन थीम आप उसकी चूज करके उसको क्रिएट करते हैं। उसके बाद आ जाता है उसका SKU हमेशा स्टॉक कीपिंग यूनिट होता है। SKU हमेशा आपके एंड से होता है, वो आप जनरेट करते हैं अपने किसी भी आइटम को एक आईडी लगा देते हैं जो कि डिफरेंशिएट करती है दूसरे प्रोडक्ट्स के साथ कि आपके प्रोडक्ट का SKU क्या है। जब आप SKU एक दफ़ा लगा देंगे तो आप उसको कभी भी यहाँ चेंज नहीं कर सकते। SKU हमेशा वन टाइम होता है, SKU यहाँ से चेंज नहीं होता। आपने यहाँ उसका SKU लगा देना है, उस आइटम की क्वांटिटी लगा देनी है। एक चीज़ होती है एक्सक्यूज मी सर, SKU दोबारा जरा बताइएगा। SKU, आपने अपने इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के अंदर या आपने मैन्युअली अपने आइटम्स को एक ना एक आईडी लगानी होती है जिससे आपको पता चलता है कि मेरे इस आइटम की आईडी ये है। सपोज एक ग्लव है, उसकी आईडी 1 है, आप उसका एक कोड लगा देंगे, PS लगा के कुछ भी उसका कोड लगा देंगे 1 2 3 कुछ इस तरह से। नेक्स्ट आप वो कोड दोबारा यूज नहीं कर सकते किसी और प्रोडक्ट के लिए, हमेशा उसके आप जो है दूसरा प्रोडक्ट होगा उसके लिए दूसरा SKU यूज करेंगे। क्लियर हो गई ये चीज? यस अच्छा, उसके बाद सर आपने ये SKU अपनी मर्जी से हमने लगाना होता है? जी, वो एक स्टैंडर्ड होता है, आपने उस स्टैंडर्ड को फॉलो करना है। एक स्टैंडर्ड आप बना लें कि आपने इस स्टैंडर्ड के थ्रू सीरियल वाइज आगे चलते जाना है।
कैटेगरी वाइज आप SKUs बना सकते हैं अपने। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं SKU को थोड़ा सा और। जी जी। ओके, SKU जो है ना एक्चुअली ये एक स्टॉक कीपिंग यूनिट के लिए स्टैंड करता है। एब्रीविएशन SKU इज SKU मीन स्टॉक कीपिंग यूनिट। ये आप नोट कर लें अपने पास। इफ आई कैन राइट इट, आई डोंट नो इफ आई कैन राइट। I'll write down. ओके, या स्टॉक कीपिंग यूनिट। तो बेसिकली इसका जो मेन SKU का जो मकसद ये होता है कि आपका जो इन्वेंट्री है ना, इन्वेंट्री कितने लोग हैं जो इन्वेंट्री को समझते हैं? हाउ मेनी पीपल नो अबाउट इन्वेंट्री? कैन यू रेज हैंड्स? व्हाट इज इन्वेंट्री? क्योंकि इन्वेंट्री इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। यस, टाइप करें। यस, गुड। तो collection of your Maniza looks right. I think ये दोबारा कोर्स कर लीजिए। You know, yeah. So basically, inventory is collection of your products, right? आप इमेजिन करें कि आप कोई 100 प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं डिफरेंट कैटेगरीज में। कोई फुटबॉल है, कोई बॉक्सिंग ग्लव्स है, कोई देयर सो मेनी प्रोडक्ट्स। तो आपको उसका एक नाम रखना पड़ेगा, उसका एक चीज, उसको ऑर्गेनाइज तरीके से। वो जब तक आप उसको हर अपनी इन्वेंट्री को एक नाम नहीं देंगे तो उसको आप उस वक्त आप उसको मैनेज नहीं कर सकते, क्योंकि आप उसको ढूंढ नहीं सकेंगे। क्योंकि जस्ट इमेजिन इज एक बड़ा सा वेयर हाउस है, गोदाम आप समझ लें, और वहां पे आपने वो जाके वो प्रोडक्ट को स्टोर करना है। फिर उसको ढूंढने के लिए जाहिर है आपके पास उसका कोई नाम होगा तो आप ढूंढेंगे ना, राइट? तो ये इसी तरह आपको हर प्रोडक्ट का एक यूनिक नेम चाहिए, एक यूनिक नेम, और उस नेम को फिर हम नंबर के साथ लगा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास 1000 बॉक्सिंग ग्लव्स हैं तो आपका पहला बॉक्सिंग ग्लव्स का नाम होगा, लेट्स से हम अपनी इस्लाम में उसको BG001 कहते हैं, और आखिरी ग्लव्स जो होगा BG1000 होगा। तो वो फिर आप उसको आप ये कहेंगे कि BG001 इज अ ब्लैक बॉक्सिंग ग्लव्स ऑफ साइज स्मॉल और मीडियम, तो इस तरह वो आप उसको फिर अपने कंप्यूटर पे रखते हो, और जब आप BG001 लिखोगे तो वो सारा ग्लव्स आपके सामने आ जाएगा। तो इसको SKU, तो कुछ लोग इसको SKU कहते हैं, कुछ लोग इसको SKU कहते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन मैं पढ़ रहा था यहाँ पे कि क्या SKU कहाँ से मिलेगा? आई थिंक somebody asked me a question के वो remove फातिमा नूर, where to get SKU number? where to get SKU number? SKU नंबर आपने खुद बनाना है, खुद डिफाइन करना है। SKU भी इसको कहते हैं, ठीक है? और जो EN कोड है ना, वो आपको चाहिए, जो आपको बाई करना पड़ता है, या बाई करना पड़ता है, या आपको एक और भी उसके आसान तरीके हैं। लेकिन देयर आर सो मेनी थर्ड पार्टीज जो कि आपको EN कोड्स जो है ना वो सप्लाई करते हैं हजारों के हिसाब से। आप eBay से भी सेल करते, बाई Amazon से भी बाई कर सकते हैं, वो आपको बाई करना पड़ता है। SKU जो है ना आपको अपना रखना पड़ता है। सो यू गॉट माय पॉइंट? And if coincidentally two sellers choose same SKUs, लेकिन वो फिर भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसका EN कोड डिफरेंट होगा, क्योंकि दो सेलर एक EN कोड नहीं। हाँ, वो EN कोड यूनिक है। SKU आपकी अपनी इन्वेंट्री के लिए है, और Amazon आपको SKU भी रखे। जी, आप जब भी प्रोडक्ट लिस्ट करने लगेंगे आपने उसका SKU लगाना है और साथ EN लगाना है। अगर आप EN डुप्लीकेट यूज करेंगे तो Amazon उसी वक्त पकड़ लेगा और आपको वो लिस्टिंग करने ही नहीं देगा, आपके पास लिस्टिंग करने का ऑप्शन ही नहीं आएगा। So basically EN you need but not SKU. SKU is for your inventory system management. समझ गए नहीं ये बात? ओके जी, नेक्स्ट। ओके, अच्छा, उसके बाद आ जाती है कि आपने अपनी Amazon के ऊपर ऑप्शन होता है कि सेल रिमाइंडर आप लगा सकते हैं। सेल रिमाइंडर क्या होता है कि आपने एक सेल रिमाइंडर लगा दिया, क्वांटिटी लगा दी कि मैंने इसके ऊपर 50 आइटम्स की क्वांटिटी लिस्ट की है। जब ये सेल रिमाइंडर 20 पे मैं लगा देता हूँ, जैसे ही 20 आइटम्स का स्टॉक रह जाएगा तो Amazon मुझे एक रिमाइंडर दे देगा जिसके ऊपर मुझे पता चल जाएगा कि मेरा स्टॉक लो हो गया। बेसिकली हमारे पास, हम ये सारा काम अपने थर्ड पार्टी जो हम यूज करते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, उसके अंदर हमने ये सारा कुछ सेट किया होता है। हमें वहां से पता चल जाता है कि हमारे स्टॉक के ऊपर जो है वो कितना स्टॉक रह गया है और हमारा स्टॉक किस तरह परफॉर्म कर रहा है। तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, ये भी एक ऑप्शन होता है, आपको अलर्ट्स आ जाएंगे इसके ऊपर कि आपका जो है वो कितना स्टॉक रह गया।
बाकी ये सारी टर्म्स होती हैं, प्रोडक्ट टैक्स कोड अगर आपने टैक्स रजिस्टर करवाया हुआ है तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं, लेकिन ये इतनी ज़्यादा कंपलसरी नहीं है। जो बेसिक चीज़ें कंपलसरी हैं इसके अंदर जो आपने लाजमी लगानी है वो आपने SKU लगाना है, उसकी मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी होती है कि कोई भी कस्टमर इतनी आइटम की जो इतनी क्वांटिटी है वो मिनिमम ऑर्डर करेगा तो आप उसको ऑर्डर देंगे। अब आप उस पर लगा सकते हैं कि 50 आइटम, 60 आइटम, 70 आइटम, कोई भी कस्टमर जब तक 50 ऑर्डर नहीं करेगा उसकी आपने एक उसके ऊपर पॉलिसी लगा दी है कि इस आइटम को 50 मिनिमम ऑर्डर इसके आने चाहिए, तो फिर ही वो ऑर्डर उसका कंफर्म होगा। उसके बाद आ जाता है, लेकिन हम एक भी लगाते, हम वन लगाते हैं, हम सिंगल करते हैं, हम मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी लगाते ही नहीं है इसके अंदर, हम इसको एम्प्टी छोड़ देते हैं बाय डिफॉल्ट, उसके ऊपर जितने मर्जी कस्टमर ऑर्डर करे। उसके बाद इसमें आ जाता है मर्चेंट शिपिंग ग्रुप। अब शिपिंग ग्रुप क्या होता है कि जो हमने अपने शिपिंग टेम्पलेट्स बनाए होते हैं, हमारे पास यहाँ ऑप्शंस होते हैं कि हम इसको कौन सा शिपिंग टेम्पलेट जो है वो इस पर अप्लाई करेंगे। वो हमारी नीड्स के मुताबिक होता है, हमारी सारी स्ट्रैटेजी के ऊपर होता है कि हम इसको किस मर्चेंट शिपिंग ग्रुप में डालेंगे। उसके बाद एक चीज आ जाती है, सॉरी हमजा, शिपिंग इतनी इजी नहीं है, इसके ऊपर एक एग्जैक्टली पूरा वो लेक्चर एग्जैक्टली वो डिस्कस होगा शिपिंग टेम्पलेट के ऊपर कि शिपिंग प्लान किस तरह क्रिएट शिपिंग होता है। टेम्पलेट है क्या? एग्जैक्टली वो वैसे सारी कैन चीजें। आई आस्क क्वेश्चन कि कितने लोग शिपिंग टेम्पलेट को समझते हैं? कैन यू रेज हैंड्स? नहीं, शिपिंग टेम्पलेट इज अ सेपरेट। एग्जैक्टली इस पे हम एक प्रॉपर टॉपिक रखेंगे जो सिर्फ जिसमें हम सारी शिपिंग डिस्कस करेंगे कि शिपिंग टेम्पलेट्स हमने बनाने किस तरह और किस तरह वो जो है हम उसको अप्लाई करेंगे। वो सारी डिटेल टॉपिक होगा, उस पर डिस्कशन आगे करेंगे हम फर्दर। अभी सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि ये टैब इसका मकसद क्या है, कि यहाँ पर आपने जो अपने शिपिंग टेम्पलेट्स ऑलरेडी बनाए होते हैं, आपने इसमें कौन सा शिपिंग टेम्पलेट लगाना है, यहाँ पर अप्लाई कौन सा करना है इस प्रोडक्ट के ऊपर। डिफॉल्ट जबकि ऑर्डर आएगा तो वो उस शिपिंग टेम्पलेट के थ्रू उसको चार्ज करेगा, उस वो शिपिंग टेम्पलेट में जो हमने चार्जिंग मेथड डिफाइन किया, प्रोडक्ट की चार्ज मेथड उस प्रोसेस के थ्रू चलेगा। यानी कि उसके बाद कस्टमर पे करेगा, उस कस्टमर हिसाब पे से करेगा। हमने एग्जैक्टली सेट किया होगा कि हम शिपिंग फ्री दे रहे हैं या हम शिपिंग चार्ज कर रहे हैं, वेट के हिसाब से चार्ज कर रहे हैं या पर आइटम हम चार्ज कर रहे हैं। वो एक अलग टॉपिक है, हम जस्ट एग्जैक्टली उसके बाद एक चीज आ जाती है योर प्राइस। अब योर प्राइस होती है सिंपली कि मैं इसको इतने का दूंगा, मैंने इसको लगा दिया 50 का। अब 50 आ गया मेरी योर प्राइस। अब इसके ऊपर आ गई एक सेल प्राइस। मैं कहता हूँ कि मैं ये 50 का दे रहा हूँ, लेकिन मैं इसके ऊपर 45 लगा रहा हूँ सेल प्राइस, इस डेट से इस डेट तक। स्टार्टिंग डेट ये होगी और इसकी एंड डेट ये होगी। इसकी एक्चुअल प्राइस तो 50 होगी, लेकिन इसकी सेल प्राइस 45 लगी है इस लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए। अब इसकी लिस्ट प्राइस विद टैक्स फॉर डिस्प्ले क्या होगी? लिस्ट प्राइस ये होगी कि इसकी पुरानी प्राइस ये थी 50, इसके ऊपर एक स्ट्राइक थ्रू लग जाती है लाइन और उसके ऊपर आ जाएगा कि ये इस टाइम 45 का सेल हो रहा है। ये उसकी लिस्ट प्राइस होती है टैक्स फॉर डिस्प्ले। डिस्प्ले ये होगी एक्चुअल प्राइस उसकी सेल होगी, जैसे ही सेल की डेट खत्म होगी वो अपनी इस एक्चुअल प्राइस पे वापस रिवर्ट हो जाएगी, उसकी प्राइस योर प्राइस पर चला जाएगा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपका योर प्राइस और सेल प्राइस का? यस सर। यस। कोई क्वेश्चन इसके ऊपर? सर ये प्राइस हमारी पाक रुपीज में होगी, डॉलर्स में, पाउंड में, किस ये करेंसी आप होगी? जिस कंट्री के अंदर आप अपना काम कर रहे हैं, जो आपने सेलर सेंट्रल जिस कंट्री के अंदर बनाया है वो ऑटोमेटिकली उस प्राइस में करेगा। जैसे मेरा यूके का अकाउंट है तो मेरे पास GBP आता है। ठीक हो गया? जी सर। अच्छा, उसके बाद आ जाती है कि मेरे पास इसकी क्वांटिटी कितनी है, मैंने स्टॉक इसका कितना रखना है। मेरे पास 50 आइटम्स पड़े हुए हैं स्टॉक में, तो मैं 50 यहाँ पे लगा दूंगा। उसके बाद इसका कंट्री ऑफ ओरिजिन क्या है, एक्चुअली ये कहाँ से आ रहा है प्रोडक्ट, सोर्स आप उसको कहाँ से कर रहे हैं। मैन्युफैक्चर अगर पाकिस्तान में कर रहे हैं तो पाकिस्तान चूज कर लें, चाइना से सोर्स कर रहे हैं तो चाइना पे यहाँ मेंशन कर दें। ये आपने स्टैरिक है, ये लाजमी आपने इसको फिल करना है। उसके बाद इसकी कंडीशन क्या है, ये आप चेंज नहीं कर सकते, वन टाइम होती है। आपने बड़े ध्यान से, ये न्यू कंडीशन में सेल कर रहे हैं या यूज्ड कंडीशन में कर रहे हैं। न्यू के लिए तो कोई मसला नहीं होता, यूज्ड के लिए फिर आपको थोड़ी सी और मसले होते हैं। अमेजोन को डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करनी पड़ती है, वो एक अलग से जो है ना क्राइटेरिया होता है, उसको भी डिस्कस करेंगे हम। लेकिन मोस्टली प्रोडक्ट्स जो है वो न्यू कंडीशन में सेल होते हैं अमेजोन के ऊपर। और अगर आपने कोई उस पर से कंडीशन नोट लगाना है आपने, तो आप वो भी लगा सकते हैं। उसके बाद आपकी मैक्सिमम ऑर्डर क्वांटिटी है,
कि आप मैक्सिमम एक बंदा जो है वो कितने ऑर्डर करेगा इसके ऊपर। उसके बाद हैंडलिंग टाइम आ जाता है। हैंडलिंग टाइम एक ये चीज़ होती है कि आप अपने प्रोडक्ट को अपने वेयर हाउस से शिपिंग कैरियर तक कितने टाइम में पहुंचाएंगे, ये एक हैंडलिंग टाइम होता है। कि आपका प्रोडक्ट अगर आपको ऑर्डर आता है तो आपका ऑर्डर आप अपने वेयर हाउस से शिपिंग कैरियर तक पहुंचाने में कितना टाइम लेंगे, वो उसका हैंडलिंग टाइम होता है। उसके बाद कैन गिफ्ट भी मैसेज, ये सारी एट्रीब्यूट्स हैं, इनकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। ऑफर स्टार्ट डेट, रीस्टॉक, ये कुछ नहीं होता। लास्ट ऑप्शन ये होता है कि आप अपने प्रोडक्ट को एफबीए कर रहे हैं या शिप खुद कर रहे हैं। आपने खुद शिप करना है तो आप यहाँ से उसको करेंगे, आई विल शिप दिस आइटम माई सेल्फ, सिंपल। ये आपके बेसिक ऑफर है। उसके बाद कंप्लाइंस आ जाता है। कंप्लाइंस के अंदर बहुत ज़्यादा एट्रीब्यूट्स होती हैं, हम लोग इनको कोशिश करते हैं कि ना ही फिल करें, ना ही छेड़ें इनको, अगर क्योंकि अगर हम इन चीज़ों को छेड़ेंगे तो फिर हमें इनकी डॉक्यूमेंटेशन भी प्रोवाइड करनी पड़ती है। कंप्लाइंस बेसिकली बैटरीज हो गई और कुछ लिक्विड आइटम्स हो गए, उनके लिए कंप्लाइंस के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो हमें प्रोवाइड करने पड़ते हैं। यहाँ पर ये सारी डिटेल्स उन्होंने दी होती हैं, आप यहाँ पर ये सारी डिटेल्स फिल कर सकते हैं इनके अंदर। सबसे उसके बाद आ जाता है इमेजेस का टैब कि आपने अपने प्रोडक्ट की इमेजेस लगानी होती हैं। अब इमेजेस के लिए मैक्सिमम 9 होती हैं इमेजेस, और आप 7 अपलोड कर सकते हैं। 7 एक गुड रेटिंग है, उसके ऊपर आपकी रेटिंग अच्छी रहती है अकाउंट की, कि आप 7 मिनिमम इमेजेस अपलोड करें इसके ऊपर। पहली इमेज हमेशा मेन इमेज आपकी वाइट बैकग्राउंड पे होनी चाहिए, जिसपे कोई भी A+ कंटेंट नहीं होना चाहिए। A+ कंटेंट का मैंने आप में से बताया था। A+ कंटेंट मुझे बताइएगा कि किसको किसको याद है कि A+ कंटेंट क्या होता है। हेलो सर वो आई थिंक डिफरेंट टेम्पलेट्स के बारे में आपने बताया था ए प्लस कंटेंट में। A+ कंटेंट होता है किसी भी पिक्चर के अंदर जो इन्फोग्राफिक्स होती हैं, इन्फो होती है, किसी भी प्रोडक्ट की डिटेल्ड इन्फो होती है, उसको A+ कंटेंट कहते हैं। वो आपने इस तरह की कोई भी इमेज मेन इमेज यूज नहीं करनी। मेन इमेज हमेशा आपके प्रोडक्ट की होनी चाहिए और वाइट बैकग्राउंड पे होनी चाहिए, प्लेन, जस्ट आपका प्रोडक्ट हो, उसके अंदर कोई टेक्स्ट कुछ भी मेंशन ना हो हमेशा। और 1000 बाय 1000 की आपकी मिनिमम इमेज आपकी 1000 बाय 1000 की होनी चाहिए। कोशिश करें इससे ज्यादा ही रखें आप। ये इमेजेस वाले टैब की क्लियर हो गया आपका सारा? सर अगर मैंने अपने प्रोडक्ट की वीडियो बनाई हुई है तो वो भी यहाँ से जी, अपलोड हो जाएगी या जस्ट वो पिक्चर? यहाँ से नहीं होगी, वो सेलर सेंट्रल में मैंने आपको बताया था, इन्वेंट्री के टैब में मैनेज एंड अपलोड वीडियोस होता है, वो वहां से आप अपने प्रोडक्ट का एसिन चूज करेंगे और उस पर वीडियो अपलोड कर देंगे। तो वो इन सर इमेजेस आई हैव के अ साथ क्वेश्चन रिगार्डिंग डिटेल शिपिंग। डिटेल पेज के ऊपर इन इमेजेस के नीचे आपकी इमेज, वो आपकी वीडियो भी शो हो रही होगी। ठीक हो गया? उसके बाद आपके प्रोडक्ट की आ जाती है डिस्क्रिप्शन, कि आपने अपने प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन क्या दी है। यहाँ पर आपने अपने प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन देनी है। अमेजोन रिकमेंड करता है कि 1000 कैरेक्टर्स होने चाहिए आपकी डिस्क्रिप्शन के। आपने अपने प्रोडक्ट की जितनी डिटेल इन्फो है वो यहाँ पर देनी है। उसके प्रोडक्ट फीचर्स आपने देने हैं कि वो प्रोडक्ट किस किस चीज़ के लिए यूज़ होता है। आप यहाँ पर ऐड मोर कर सकते हैं, जितने आप एड्स में ऐड करें आप इसमें मज़ीद ऐड करके वो डिस्क्रिप्शन के अंदर दे सकते हैं। ये आपके बुलेट पॉइंट्स होते हैं। आप यहाँ पर 5 बुलेट पॉइंट्स ऐड करें, मिनिमम अमेजोन रिकमेंड करता है कि 5 बुलेट पॉइंट्स आपने ऐड करने हैं इसके अंदर। ठीक हो गया? ये चीज़ क्लियर है? उसके बाद आ जाते हैं आपके पास कीवर्ड्स, आपकी सर्च टर्म्स आ जाती हैं। अब अमेजोन रिकमेंड करता है कि 250 कैरेक्टर्स आपने सर्च टर्म्स के अंदर यूज़ करने हैं। सर्च टर्म्स अगर आप नहीं भी लगाएंगे तो कोई मसला नहीं होगा लिस्टिंग में, लेकिन सबसे बड़ा मसला ये होगा कि आपका प्रोडक्ट सर्च क्राइटेरिया के अंदर फॉल ही नहीं करेगा। कोई कस्टमर अगर सर्च कर रहा है तो आपका प्रोडक्ट सर्च ही नहीं होगा उसके अंदर। इसलिए हमेशा अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड सर्च टर्म्स आपने यहाँ डालनी है, जो कि मैंने ब्रांड एनालिटिक्स से आपको बताया था कि आपने कीवर्ड सर्च करना है कोई सा भी। यस सर। वो आप अपनी सर्च टर्म्स यहाँ पर लगाएंगे। एटलीस्ट 250 कैरेक्टर्स आपके होने चाहिए। सिंपल, आपने मोर डिटेल्स में नहीं जाना, वो बहुत ज़्यादा टेक्निकल आगे डिटेल्स आ जाती हैं ये सारी। अगर आपके प्रोडक्ट की आपको पता है कि लेंथ क्या है, प्रोडक्ट डायमेंशंस हैं, तो वो आप यहाँ डाल सकते हैं। डिस्प्ले वेट उसका डाल सकते हैं, उसका वॉल्यूम, उसकी पैकेजिंग डायमेंशंस यहाँ पर डालने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आप उसकी जो जो एट्रीब्यूट्स आप इजीली डाल सकते हैं वो यहाँ पर आप फिल कर दें उसकी, और उसके बाद अपने प्रोडक्ट को सेव करवा दें। अगर तो आपका प्रोडक्ट अमेजोन की पॉलिसीज के मुताबिक आपने किया है लिस्टिंग, उसमें कोई ऐसी चीज़ यूज़ नहीं की जो कि
इलीगल नहीं है, या आपने कोई इमेज इस तरह की यूज़ नहीं की जिसके अंदर बैकग्राउंड के ऊपर कुछ लिखा हुआ है, तो आपका प्रोडक्ट 10 से 15 मिनट के अंदर अप्रूव होके लाइव हो जाएगा, उसकी लिस्टिंग लाइव हो जाएगी। लाइव लिस्टिंग हो जाएगी, लेकिन उसकी इमेजेस और उसकी डिटेल पेज को बिल्ड होने में कम से कम 24 घंटे लगते हैं आपके डिटेल पेज को। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है? अच्छा, अब तो ये तो था कि सिंगल प्रोडक्ट आपने लिस्ट करना है। अब फाइल अपलोड के, या अगर आप कहें मी टू सेलिंग, मी टू सेल ये होता है कि ऑलरेडी कोई प्रोडक्ट लिस्ट हुआ हुआ है अमेजोन के ऊपर। सपोज ये प्रोडक्ट लिस्ट हुआ हुआ है, मैं इसको कर दूंगा सेल ऑन अमेजोन, तो इस बंदे की जो लिस्टिंग है उसका टाइटल, उसकी डिस्क्रिप्शन, उसके ये बुलेट पॉइंट्स, उसकी इमेजेस, हर चीज़ वो कॉपी कर लेगा। मुझे ये लिस्टिंग जो मैंने इतने पिछले स्टेप में सारी लिस्टिंग की, मुझे ये लिस्टिंग करने की ज़रूरत ही नहीं है। मैंने सिर्फ उसके अंदर स्टॉक अपनी मर्जी का डालना है और प्राइस अपनी मर्जी की सेट करनी है। बाकी सारा कुछ एज इट इज़ अमेजोन ये उठा लेगा, कॉपी कर लेगा ये सारा सर कुछ। एक्सक्यूज मी सर, पर बट ये नंबर का फिर क्या होगा? EN नंबर आपको अपना लगाना है उसके अंदर। ओके सर। जो बेसिक डिटेल्स हैं, उसकी टाइटल, बुलेट्स, उसकी डिस्क्रिप्शन, उसकी इमेजेस, वो सब कुछ अमेजोन ये कॉपी कर लेगा। आपको वो सारी चीज़ें करने की ज़रूरत ही नहीं, आपने सिर्फ उसका SKU लगाना है, उसका EN लगाना है, उसका स्टॉक डालना है और उसकी प्राइस आपने सिर्फ ये डालनी है, और आप उसे आप उसे कर देंगे कि सेल सिमिलर मी टू कर देंगे उसको, और वो आपकी प्रोडक्ट की लिस्टिंग हो जाएगी सेम टू सेम एज इट इज़। ये होती है मी टू, बहुत ही इंडिविजुअल। अब आ जाती है कि आपने फाइल के थ्रू किस तरह करानी है। फाइल के थ्रू थोड़ा सा टेक्निकल होता है, और इसके लिए एडवांस लेवल इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होती है, और मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे होता है। एक फाइल के थ्रू आपने सारा कुछ फिल करना होता है और आपने अपलोड करना होता है। आप फाइल के ऑप्शन पे जाएंगे, आपने यहाँ से पहले, सबसे पहले आपने करना है कि आपने सेल क्या करना है, किस कैटेगरी में करना है। आपने फिटनेस की कैटेगरी में करना है तो वो आपको बता देगा। फिटनेस की कैटेगरी में मैं सपोज कर रहा हूँ एक्सरसाइज व्हील्स कर रहा हूँ, जो एक्सरसाइज व्हील होते हैं मैं इसको चूज कर लूँगा। मेरी कैटेगरी के अंदर एक ये आ गया। ये नोड आईडी, मैंने आपको बताया था कि हर एक कैटेगरी की नोड आईडी होती है। बेसिकली ये नोड आईडी होती है। अगर मुझे ये नोड आईडी पता है तो मैं इस चीज़ को बगैर यूज़ किए डायरेक्ट नोड आईडी भी लगा सकता हूँ। मैंने ये चूज़ कर लिया। अब मेरे मार्केट प्लेसेस कौन कौन से हैं, किन किन के ऊपर मैं लिस्ट करना चाहता हूँ, मैं सिलेक्ट कर लूँगा कि मैंने इन मार्केट प्लेस के ऊपर ये लिस्टिंग करनी है। उसके बाद टेम्पलेट की टाइप क्या है, सिलेक्ट मैंने एडवांस लेवल पर करके चूज़ की है। मैं इसको जनरेट टेम्पलेट कर दूंगा, ये टेम्पलेट जनरेट हो जाएगी, मुझे ये टेम्पलेट मिल जाएगी। सिंपल, मैंने इस एक्सेल की फाइल को ओपन करना है और मैंने यहाँ इसकी एट्रीब्यूट सारी फिल करनी है। जस्ट यहाँ पर वो आपको सारी गाइड भी करता है, सारी गाइड आपको देता है कि आपने किस तरह इसको फाइल, आपने इसको फिल किस तरह करना है, सारी डिटेल्ड एग्जांपल उसने दी होती है। ये आपकी टेम्पलेट होती है, आपने इसके अंदर आके फिलिंग करनी है। आपकी प्रोडक्ट की टाइप क्या है, एब्डोमिनल एक्सरसाइज जो मैंने चूज की थी उसने ऑटोमेटिकली क्रिएट कर दिया इसको। ये मेरी एब्डोमिनल एक्सरसाइज इधर आ गया। यहाँ पर मैं चूज करूंगा एब्डोमिनल एक्सरसाइज, एनेबल एडिटिंग। ये मेरी एब्डोमिनल एक्सरसाइज आ गई। यहाँ मेरा आइटम का SKU आ जाएगा, जो मेरा आइटम का SKU है। यहाँ पर उसकी आ जाएगी एक्सटर्नल प्रोडक्ट आईडी, ये आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी टेक्निकल डिटेल्स होती हैं, जो चीज़ें आप EN के थ्रू कर रहे ये हैं। काइंडली रिपीट कर दें आपने कैसे डाउनलोड किया? अच्छा, आपने आना है बेसिकली कैटलॉग पर, ऐड अ प्रोडक्ट करना है और आपने अपलोड वाया बल्क अपलोड करना है। जब आप वाया बल्क अपलोड करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा। इसमें आपने अपनी कैटेगरी चूज करनी है कि आपने किस कैटेगरी के अंदर अपना प्रोडक्ट सेल करना है, आपका प्रोडक्ट क्या है। मैंने सपोज फिटनेस का प्रोडक्ट है मेरा, तो मैं फिटनेस को सर्च करूंगा, मुझे यहाँ मेरा प्रोडक्ट मिल जाएगा। सपोज मेरा प्रोडक्ट है एक्सरसाइज व्हील, मैं इस प्रोडक्ट को सेल करना चाहता हूँ, तो मैंने एक्सरसाइज प्रोडक्ट इसमें ऐड कर दिया। मैंने और भी प्रोडक्ट लिस्ट करने हैं, मैं कोई और भी चूज करके सिलेक्ट कर लूंगा। जितने सिलेक्ट करता जाऊंगा यहाँ पर मेरी इधर बनती जाएंगी कैटेगरीज सारी। जैसे वो कैटेगरी इधर ऐड हो जाएगी, उसके बाद मैं अपने मार्केट प्लेसेस चूज करूंगा कि मैंने कहाँ कहाँ ये आइटम लिस्ट करना है, कहाँ कहाँ पर ये आइटम लिस्ट हो। उसके बाद मैंने जस्ट इसको सिर्फ
जनरेट कर देना। जनरेट करने के बाद मुझे जो फाइल मिलेगी वो ये फाइल होगी। सर मार्केट प्लेसेस भी सर इसमें चूज करना होगा? मार्केट प्लेसेस अगर आप करना चाहते हैं और ग्लोबली आप दूसरे मार्केट प्लेसेस पे लिस्टिंग कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो आप चूज कर लें उसको भी। सर अब ये मिसाल के बहुत तौर पर यूएई में हम लोग लॉन्च करना चाहते हैं प्रोडक्ट्स, तो सिर्फ वही मार्केट प्लेस हम लोग सेलेक्ट करेंगे? एग्जैक्टली वो आप वही यूज करें, सिर्फ वही चूज करेंगे। अब ये सारी टेम्पलेट आपकी फाइल है, इसको आपने मॉडिफाई नहीं करना, एज इट इज जिस तरह उन्होंने दी है, सिर्फ ये डिटेल्स आपने फिल करते जाना है। ये वो सारी एट्रीब्यूट्स हैं जो आप उधर इन प्रोडक्ट के पेज पर आप ऐड कर रहे थे, वहां आपके पास ये सारी चीजें लिखी हुई थी, आप वहां क्वांटिटी डाल रहे थे, इमेजेस अपलोड कर रहे थे। अब यहाँ आपने हर इमेज का लिंक देना है। ये आपने 7 इमेजेस लगानी है, 8 पहली इमेज का लिंक देना है, दूसरी का लिंक देना है, तीसरी का, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं। और स्वैच इमेज वो होती है जो हमेशा वेरिएशन के ऊपर छोटी सी एक इमेज होती है, जिसे हम कलर भी कहते हैं अक्सर, कि हमें रेड कलर में भी ये प्रोडक्ट मिल रहा है, ब्लू कलर में भी मिल रहा है लिस्टिंग के अंदर, वो जो छोटी सी इमेज होती है उसको स्वैच इमेज कहते हैं। ये इमेजेस आपने कहीं मीडिया फायर या कहीं थर्ड पार्टी आपने गूगल ड्राइव वगैरह पे अपलोड करके उस इमेज का यूआरएल देना है। यहाँ आपके यूआरएल्स हो जाएंगे। उसके बाद आपने यहाँ पर उसकी बेसिक डिटेल्स डालनी है कि आप अपडेट कर रहे हैं उसको, पार्शियल अपडेट कर रहे हैं या उसको डिलीट कर रहे हैं। अगर तो वो ऑलरेडी लिस्टेड प्रोडक्ट है और आप उसकी चीज़ों को अपडेट कर रहे हैं तो आप पार्शियल अपडेट करेंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम उस प्रोडक्ट को लिस्ट कर रहे हैं, पहली दफ़ा अपलोड कर रहे हैं, तो आप अपडेट का वर्ड ये यूज़ करेंगे यहाँ, अपडेट। उसके बाद अगर आपका ब्रांड रजिस्टर है तो ब्रांड, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन डालेंगे यहाँ, यहाँ मैन्युफैक्चरर डालेंगे, यहाँ पर उसकी लैंग्वेज डालेंगे। ये सारी प्रोडक्ट की एट्रीब्यूट्स होती हैं, जितना मैक्सिमम इनको फिल करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए फ़ायदा है। ये सारी आपने फिल करनी होती हैं। ये बहुत ज़्यादा टेक्निकल डिटेल होती है एडवांस लेवल के ऊपर। जब तक आपको प्रोडक्ट का पता होगा सारी डिटेल्स का, फिर ही आप इस फीड को यूज़ करेंगे। नॉर्मली हम लोग हमेशा यूज़ करते हैं ऐड अ प्रोडक्ट टूल, वहाँ से जाकर अपने प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन, टाइटल, बुलेट्स, उसके कीवर्ड्स, उसकी सर्च टर्म वहाँ से ऐड करते हैं। आपने ये सारी डिटेल्स फिल करने के बाद इस फाइल को सेव कर लेना है एज इट इज़, कंट्रोल एस करके सेव हो करके इसको बंद कर दें। सेव हो जाएगी, आपने यहाँ आकर अपनी फाइल अपलोड करनी है, अपलोड इन्वेंट्री फाइल। यहाँ पर आकर आपने अपनी इन्वेंट्री फाइल अपलोड करनी है। उसके बाद यहाँ ब्राउज करेंगे, आप ईमेल अपना डाल देंगे, उस पर आपको अलर्ट आ जाएगा जब आपकी फाइल कंप्लीट हो जाएगी अपलोड। यहाँ से ब्राउज करके आप अपनी फाइल चूज कर लेंगे। वो जो फाइल आपकी ये वाली फाइल थी, इसको चूज करके आप सिलेक्ट कर लें, अपलोड कर दें और यहाँ अपना ईमेल डाल दें, अपलोड फाइल कर दें। अगर तो आपने सारी एट्रीब्यूट्स अमेजोन के मुताबिक अपनी फिल की हैं जो ठीक हैं, तो आपकी फाइल सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगी और आपके सारे प्रोडक्ट्स इन्वेंट्री में लिस्ट हो जाएंगे। अगर इसमें कोई भी मसला होगा तो यहाँ पर आपको अलर्ट आ जाएगा और आपके वो फाइल जो है वो ड्राफ्ट में चली जाएगी और वहाँ आपको वो हाईलाइट करके बता देगा कि आपकी फाइल में ये एरर है, यहाँ पर आपने लिंक नहीं सही लगाया या इस टैब को आपने फिल नहीं किया, इसको फिल कर दें और दोबारा से अपनी फाइल को अपलोड कर दें। जस्ट आपने वो अपलोड करनी है दोबारा से फाइल, और वो आपकी अगर तो वो ओके होगी तो वो आप एक्सेप्ट हो जाएगी, तो आपकी इन्वेंट्री के अंदर यहाँ पर आपकी इन्वेंट्री में आपके प्रोडक्ट्स लिस्ट हो जाएंगे ऐसे। इस तरह आपकी इन्वेंट्री के ऊपर एक्टिव हो जाएगा, उसकी इमेज आ जाएगी, उसका SKU आ जाएगा, उसका प्रोडक्ट नेम आ जाएगा, उसका स्टॉक आ जाएगा, उसकी प्राइस आ जाएगी और उसका EN नंबर आ जाएगा, सारी चीज, सारी डिटेल्स उसकी आ जाएंगी और वो लाइव हो जाएगी आपकी लिस्टिंग। सिंपल सी ये चीज़ है। ठीक हो गया, ये चीज़ क्लियर है? यस सर, सर आज इतना काफ़ी है। अब चलें, ठीक हो गया, ठीक हो सर गया। मेरा रिगार्डिंग शिपिंग कि जी जब हमने शिपिंग करना होती है, सर जब हम शिपिंग कर रहे होते हैं और अगर हम FBA के थ्रू कर रहे हैं, हम खुद ही कर रहे हैं, सॉरी ये मर्चेंट के थ्रू कर रहे हैं आप, FBM कर रहे हैं? सर जी सर, जब हम शिपिंग मर्चेंट के थ्रू करें, अगर हमने फॉरेन के अंदर सेंड करनी है तो फिर उसको हम कैसे करेंगे शिपिंग उसकी? उसकी शिपिंग आपने नॉर्मली, जैसे हम यूरोप के लिए यूज़ करते हैं, यूके में पार्सल फोर्स कंपनी है, पार्सल फोर्स के हमारी कोटेशन उन्होंने दी होती है, हमारे रेट्स उनके साथ डिसाइड होते हैं, वो पार्सल हमारा वो शिप करते हैं। हाँ, वो हमसे नॉर्मली अगर एक पार्सल जर्मनी जाता है तो एक पार्सल का 17 पाउंड हम उन्हें पे करते हैं। तो वो डिपेंड करता है आपका पार्सल का साइज़ क्या है और आपकी शिपिंग कंपनी आपसे क्या चार्ज कर रही है। तो वो शिपिंग जो है हम ऑलरेडी इंक्लूड कर देते हैं यूरोप की प्राइसेस में, और यूरोप की थोड़ी सी प्राइसेस इंक्लूड कर हम बढ़ा देते हैं जब वो प्रोडक्ट सेल होता है। नॉर्मली यूके में अगर वो 16-17 पाउंड का सेल हो रहा है तो यूरोप में वो 25 से 26 पाउंड का सेल होता है।
और दूसरा सर, जब वो अभी आपने ये एक्सेल पर एक हमें लिस्ट बताई कि जो हम पिक्चर अपलोड करेंगे किसी भी एक्स्ट्रा चीज़ पर, मतलब वो फिर हमारी वो गूगल पर या किसी भी चीज़ पर हम उसको अपलोड करेंगे और उसका हम यूआरएल पेस्ट करेंगे, तो क्या जी जो हम अमेजोन पर जो पिक्चर्स अपलोड करते हैं किसी भी आइटम की जो हमने सेल करने के लिए जी दिया होता है, तो वहाँ पे क्या हम यूआरएल पेस्ट नहीं कर सकते, कॉपी करके उसको फिर हम फाइल के अंदर नहीं लगा दें? नहीं, वहां पर आपने इमेज अपलोड करनी होती है। फाइल के अंदर आपने उसका लिंक प्रोवाइड करना है, और अगर अमेजोन के ऊपर आप कर रहे हैं, वहां से प्रोडक्ट लिस्ट ऐड कर रहे हैं इंडिविजुअल, तो वहां आपने उसकी इमेजेस अपलोड करनी होती है। और सर वो जो इमेज का जो हम यूआरएल पेस्ट करेंगे वो किसी भी साइट पर अपलोड कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, क्या ये अलाउ एग्जैक्टली होता है? हाँ, एक बिल्कुल अलाउ होता है। आपको बेसिकली उसको लाइव पिक्चर चाहिए जो एक्टिव है पेज, जो आपकी पिक्चर लाइव शो हो रही है किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर, उसने वो वाली इमेज शो करवा देनी है वहाँ। तो मतलब उसके लिए सर हमने एक अलग से प्लेटफॉर्म बनाना होगा फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर? नहीं, आपको ज़रूरी नहीं है, आप गूगल ड्राइव पर अपलोड कर सकते हैं, आप मीडिया फायर पे अपलोड कर सकते हैं, आप उसको मेगा पे अपलोड कर सकते हैं, कहीं पर भी अपलोड कर सकते हैं, जितनी भी अपलोडिंग साइट्स हैं। इवन के फेसबुक पे अपलोड करके फेसबुक का लिंक आप उधर लगा सकते हैं, वो इमेज को वहाँ से फेच कर लेगा। ठीक हो गया? सर लेक्चर जो है सर, इसकी वीडियो मिल सकती है रिकॉर्डिंग? जी बिल्कुल, ये रिकॉर्डेड अपलोड हो जाएगी पोर्टल के ऊपर, वहाँ से आप देख सकते हैं। ओके। सर हमारी सर क्लासेस पहले जो हमने है वो बेसिस पर होगी? जी क्लास हमारी डेली बेसिस पर ही होगी? नहीं, क्लास होती है मंडे को, वेडनेसडे को और फ्राइडे को। ओके सर। सर पहले हमने प्रोडक्ट अलग से ऐड किया था और ये भी जो हम लिस्टिंग कर रहे हैं इनमें क्या डिफरेंस है? पहले वो आप एक प्रोडक्ट एग्जैक्टली वो सिंगल प्रोडक्ट के लिए होता है, और फाइल में आप 1000 आइटम्स भी अपलोड कर सकते हैं एक साथ। मतलब अगर सिंगल है तो वो यूज करें और अगर बल्क है तो इस तरह भी कर सकते हैं? उसका नाम ही बल्क अपलोडिंग है, तो वहां से ही आपको पता चल रहा है ठीक कि है। बल्क अपलोड आप वहाँ फाइल के थ्रू करवा सकते ओके। हैं। जी सर ये जो फाइल होती है इनिशियली हमने वो कैसे बनानी होती है, इसका क्या तरीकेकार होता है? अभी आपके पास एक चीज बनी हुई थी, एक गेटवे था आपके पास, जस्ट आपने वहां से जो है वो चीजें पेस्ट की और फाइल आपने अपलोड कर दी, लेकिन जब हमारा फर्स्ट स्टेप होगा तो हम उसको कैसे बनाएंगे? तब भी आपने सेम यही प्रोसेस करना है। मैंने उसके अंदर कुछ भी ऐड नहीं किया, कुछ भी नई चीज़ नहीं थी मेरे लिए, आपके लिए भी यही चीज़ होगी। आप उस पर जाएंगे, बल्क अपलोड के ऑप्शन पे अपनी कैटेगरी चूज करेंगे और नीचे से जनरेट कर देंगे टेम्पलेट, वो फाइल एक्सेल की डाउनलोड हो जाएगी, और आपने उसमें सारी एट्रीब्यूट फिल कर देनी है आपने। उसके बाद आपने उसको इन्वेंट्री अपलोड कर देनी है फाइल। एज लॉन्ग एज आपकी फाइल अमेजोन की पॉलिसीज के साथ होंगी तो आपकी इन्वेंट्री लाइव हो जाएगी। सर इस प्रोसेस के लिए हमारे लैपटॉप में एक्सेल का होना भी ज़रूरी है? आप एक्सेल करेंगे तो अमेजोन की रिपोर्टिंग सिस्टम जो है वो सारा एक्सेल के ऊपर ही होता है। आप उसको कैसे देखेंगे डाउनलोड करके रिपोर्ट्स वगैरह को? ठीक है, आज के सर लिए इतना काफ़ी मेरी है। ये पहली क्लास थी, तो जी काइंडली मतलब कि ये हो सकता है कि जो पिछली क्लासेस गुजरी हैं उनकी वीडियोस मुझे मिल सके, मैं ताकि उनको बिल्कुल, भी वो गो थ्रू पोर्टल, कर लूँ। जी वो पोर्टल के ऊपर अपलोडेड हैं लेक्चर्स सारे। आपका पोर्टल जो है आप उस पर लॉगिन करें और वहाँ से आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स सारे मिल जाएंगे जो जो अभी तक हो गए हैं। ठीक हो गया? सर ये पोर्टल हम कैसे ठीक बनाएंगे, है सर, क्योंकि थैंक यू। मैंने जस्ट इनिशियली मुझे पता नहीं कि मैंने कैसे इसको जो है वो एक बनाया था, जस्ट मेरे पास मेल आपने आई थी तो आपने अपना नंबर मुझे दिया था ना इधर मैसेज शेयर में। कर दिया। जी वो मैंने माजिद साहब को शेयर कर दिया, वो आपसे कांटेक्ट करके आपका पोर्टल बना के आपको सारी डिटेल समझा देंगे कि आपने कैसे एक्सेस करना है उसको। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक हो गया? वेलकम। ओके फिर ठीक है, आज की क्लास अब ख़त्म करते हैं, काफ़ी टाइम ऊपर हो गया। बाकी इंशाल्लाह फिर ट्यूसडे वाले वेडनेसडे वाले दिन फिर दोबारा क्लास है आपकी। सर टाइमिंग सर ये सेम टाइमिंग है, जी 8 बजे टाइमिंग टाइमिंग यही है 8 to 9। है? ओके सर। ठीक हो गया? ओके, अल्लाह हाफिज़। ओके सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।